बैटल थ्रू द हेवन चैप्टर 51 टू 60 अध्याय 51 स्वर्ग की गर्वित बेटी। यह आवाज इस कुछ हद तक परिचित दहाड़ को सुनकर जियाओ यू ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी और लंबे कदमों से आंगन में चली गई। उसने अपने छोटे भाई जियाओ निंग को जियाओ कबीले के जूनियर्स के एक समूह के सामने खड़ा देखा, उसकी बाहें पकड़े हुए। जियानान अकादमी की वर्दी में एक आदमी जियाओ निंग का सामना कर रहा था, जो नए छात्रों के एक समूह से घिरा हुआ था जिन्होंने अभी अभी अपनी परीक्षाएं समाप्त की थीं। जब जियाओ यू ने उस आदमी को देखा तो उसने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। कोई और कारण नहीं, उसने इस आदमी को पहचान लिया। वह बाहरी आंगन में उसका सहपाठी था जिसका नाम लुओबू था। जब जियाओ यू सोच रही थी कि क्या हुआ था, जियाओ निंग जो लुओबू का सामना कर रही थी बोली, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, तुम्हें अपना पिता मानने नहीं। मैं जियाओ निंग केवल स्वर्ग और पृथ्वी और अपने माता पिता के सामने घुटने टेकूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे सामने घुटने टेकने चाहिए? तुम आखिर किस लायक हो? हालांकि जियाओ निंग आमतौर पर जियाओ यान के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाता था और अपने परिवार के प्रति दयालु व्यवहार रखता था, यहाँ तक कि जियाओ मेई द्वारा बिना किसी विरोध के तंग किए जाने के लिए भी तैयार रहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने ऐसा करना चुना था। स्वभाव के मामले में जियाओ निंग का गुस्सा जियाओ मेई से ज्यादा बेहतर नहीं था। वह बस ज्यादातर समय जानबूझकर इसे दबाता था। अगर कोई लड़ाई करने पर जोर देता तो जियाओ निंग कभी भी उसे बर्दाश्त नहीं करता। मैं एक नया छात्र हूँ, तो क्या पुराने छात्रों को हमें घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहिए? तुम लुओबू ने जियाओ निंग को भयंकर रूप से घूरा, उसके चेहरे पर उग्रता का एक निशान दिखाई दिया। जियाओ निंग ने स्पष्ट रूप से इस भाव को पकड़ लिया और फिर तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। क्या तुम मुक्का मारना चाहते हो? जियाओ निंग ने थोड़ा मुड़कर लुओबू को ठंडे अंदाज में देखा। तो चलो, जियाओ कबीला कभी भी परेशानी शुरू नहीं करता है, लेकिन चूंकि तुम गाली देने पर जोर देते हो इसलिए मैं तुम्हें समायोजित कर सकता हूँ। अपने बड़ों का अनादर, तुम पिटाई के लायक हो। बड़ों, तुम खुद को क्या समझते हो? लुओबू ने अपना शरीर थोड़ा झुकाया और जियाओ निंग की ओर बढ़ा, जबकि जियाओ निंग ने भी जवाबी हमला करने के लिए अपना हाथ उठाया। अचानक एक मजबूत लड़ाई की भावना वाली काली चाबुक की छाया ने भयंकर गति से हमला किया। लुओबू और जियाओ निंग के बीच की जगह पर जोरदार टक्कर मारी। शक्तिशाली बल और परिचित सनसनी ने लुओबू और जियाओ निंग के दिलों को एक साथ जकड़ लिया और वे आश्चर्य से उस लंबी खाई को देखते रहे जो जमीन में धंस गई थी। आंगन के प्रवेश द्वार की ओर देखते रहे। जियाओ यू, बड़ी बहन, लुओबू और जियाओ निंग ने एक साथ चिल्लाया और जियाओ निंग का संबोधन सुनते ही लुओबू ने तुरंत आश्चर्य से जियाओ निंग को देखा। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया। हे भगवान, तुम इस महिला के छोटे भाई हो। तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? भले ही मेरे पास 10 गुना साहस होता, मैं तुमसे बहस करने की हिम्मत नहीं करता। इस समय लुओबुस के दिल में पछतावा भर गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। हालांकि लुओबुस एक साल से जियाओ यू के साथ एक ही कक्षा में थी, लेकिन उनके बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई क्योंकि जियाओ यू अपना ज्यादातर समय बाहरी कोर्ट में लाइब्रेरी में बिताती थी। हालांकि बातचीत की कमी के बावजूद लुओबुस सहित सभी को जियाओ यू के प्रति गहरा डर महसूस हुआ। वह एक प्रतिभाशाली लड़की थी जो अकादमी में प्रवेश करने से पहले ही 8 सितारा डूशिप बैटल मास्टर तीसरा स्तर थी, और अकादमी में प्रवेश करने के एक छोटे से साल के भीतर वह डूशिप बैटल मास्टर तीसरा स्तर तक पहुंच गई। बाहरी कोर्ट में स्वर्ग की प्रसिद्ध गौरवशाली बेटी बन गई। सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि पिछले साल की शुरुआत में जियाओ यू ने एक सितारा डूशिप बैटल मास्टर तीसरा स्तर की ताकत के साथ धरती को हिला देने वाली उपलब्धि हासिल की, ऐसा कुछ जो पूरे अकादमी के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। एक स्टार डूशिप बैटल मास्टर तीसरा लेवल की ताकत के साथ उसने बाहरी कोर्ट चयन टूर्नामेंट के लिए साइन अप किया, जहां सबसे कमजोर प्रतिभागी भी 6 स्टार डूशिप बैटल मास्टर तीसरा लेवल थे। बिना किसी सस्पेंस के उसने अपना रास्ता बनाया और पहला स्थान हासिल किया। लुओबू उस बाहरी कोर्ट चयन प्रतियोगिता में मौजूद था और अपने दिल में चुपचाप शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। धिक्कार है, वह सिर्फ एक डूशिप बैटल मास्टर तीसरा लेवल नहीं है। उस समय जियाओ यू के पास सिर्फ एक स्टार डूशिप बैटल मास्टर तीसरा लेवल की ताकत थी, फिर भी वह 9 स्टार डूशिप बैटल मास्टर तीसरा लेवल को भी मात दे सकती थी। 5 स्टार से नीचे वाले उसके सामने 3 चाल भी नहीं टिक सकते थे। बाहरी कोर्ट में कौन ऐसे राक्षस को भड़काने की हिम्मत कर सकता है? जैसे ही लुओबू ने अतीत के बारे में याद किया, जियाओ यू ने अपने हाथ से चाबुक हटा दिया और शांत भाव से जियाओ निंग के सामने खड़ी हो गई। पसीने से तर लुओबू को एक ठंडी नजर से देखा। लुओबू, ऐसा लगता है कि नए छात्रों को धमकाने की तुम्हारी आदत बिल्कुल नहीं बदली है। पिछले साल नामांकन के दौरान लुओबू को नए छात्रों को परेशान करना पसंद था जो परीक्षा में पास हो गए थे, उनके सीनियर बनकर। उन नए छात्रों ने परीक्षा पास करने के लिए बहुत प्रयास किए थे और स्वाभाविक रूप से अकादमी द्वारा निष्कासित किए जाने का डर था, इसलिए वे कैसे विरोध कर सकते थे। उस समय जियाओ यू भी नामांकन कतार में थी, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से जियाओ यान की डूक्यूई के साथ समस्या पर केंद्रित था और उसने किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज उसने अपने छोटे भाई को धमकाने की हिम्मत की। वह इसे अनदेखा नहीं कर सकती थी। NO12BigJan.com। जियाओ यू अपने भाई के चरित्र को अच्छी तरह से जानती थी। हालांकि उसका स्वभाव जियाओ मेई से थोड़ा बेहतर था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो परेशानी शुरू करे। वास्तव में जियाओ यान के मार्गदर्शन में सभी जियाओ कबीले के सदस्यों ने बिना कारण के कभी परेशानी न करने का चरित्र विकसित किया था। वे मामलों को शांतिपूर्वक हल करने की कोशिश करते थे और केवल आवश्यक होने पर ही शारीरिक टकराव का सहारा लेते थे। इसके अलावा जियाओ यू को लुओबस के चरित्र के बारे में जो पता था, उसे जियाओ निंग के अभी अभी कहे गए शब्दों के साथ मिलाकर वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकती थी कि क्या हुआ था। जियाओ यू, बहुत समय हो गया टिल्ड। कांपते हुए लुओबू ने जियाओ यू का अभिवादन किया। उसकी आवाज में स्पष्ट कंपन सुनकर जियाओ निंग ने असहायता से लुओबू को देखा। देखो, अगर तुम्हें पता था कि ऐसा होगा तो तुम पहले इतने घमंडी क्यों थे? क्या तुम्हें मुझसे बस इतना ही कहना है? जियाओ यू ने हल्के से भौहें उठाईं और उसके शब्द शांति से उसके मुंह से निकले, जिससे लुओबू का दिमाग कांप उठा और उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। माफ करना, मैं अभी बहुत घमंडी था। यह अच्छा है कि तुम माफी मांग सकते हो। कम से कम तुम्हारा चरित्र पूरी तरह से खराब नहीं है। अपनी इस खामी को ठीक करना सुनिश्चित करो। अगर यह कोई और होता तो शायद यह इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। हाँ, मैं इसे ठीक करने का प्रयास जरूर करूंगा। लुओबू को झुककर माफी मांगते हुए देखकर जियाओ यू ने स्वाभाविक रूप से इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। उसने शांति से बात की, लुओबू को बख्श दिया। पूरी प्रक्रिया देखने के बाद जियाओ यान और बाकी दो धीरे धीरे चले गए। जियाओ मेई, जो जियाओ यान की पीठ पर लेटी हुई थी, ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और जियाओ यू को देखा। पूछा, जियाओ यू, तुम अकादमी में क्या कर रहे थे?
मुझे यकीन नहीं है, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद इसलिए कि मैं जल्दी ही रैंक में आगे बढ़ गया। जियाओ यू ने जवाब में हल्के से कंधे उचका दिए। इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ये बताने की जरूरत नहीं है कि जियाओ यू ने खुद जियाओ यान के मार्गदर्शन में ताकत पर ज्यादा जोर नहीं दिया। इसके अलावा इनर कोर्ट में उससे ज्यादा रैंक वाले बहुत से लोग थे। जियाओ यू सिर्फ 3 सितारा डूशे बैटल मास्टर तीसरा लेवल था और उसके पास इस बारे में आत्मसंतुष्ट होने की योग्यता नहीं थी। अगर लुओबू को पता होता कि जियाओ यू क्या सोच रहा था तो वह शायद इस कठिन परीक्षा से बचने के बाद फिर से शिकायत करते हुए पागल हो जाता। हे भगवान, क्या तुम सच में नहीं जानते कि तुम कितने स्वर्ग विरोधी हो? हाँ, इनर कोर्ट में तुमसे ज्यादा रैंक वाले लोग हैं और यहाँ तक कि आउटर कोर्ट में भी तुमसे ज्यादा रैंक वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन विरोधियों को इस तरह से कुचलना जैसा कि तुम करते हो, पूरी जियानान अकादमी में कोई नहीं है जो ऐसा कर सके। इसके बावजूद लुओबू ने पहले ही जियाओ यू से दूरी बनाए रखने का मन बना लिया था, जिसमें उसके साथ खड़े लोग भी शामिल थे। वह गलती से उनमें से किसी को भड़काना नहीं चाहता था और जियाओ यू द्वारा बेरहमी से पीटा जाना चाहता था। वैसे भी जियाओ यू पहले ही इनर कोर्ट में प्रवेश कर चुका था और एक बार जब वह अकादमी में पहुंच जाता तो उसे अब इसमें के साथ सह अस्तित्व में नहीं रहना पड़ता। उसे बस थोड़ी देर और सहने की जरूरत थी। जब लुओबू इस तरह सोच रहा था, जियाओ यू अचानक बोल पड़ी और उसके शब्दों से लुओबू का चेहरा पीला पड़ गया। वैसे मैं पहले ही इनर कोर्ट से हट चुका हूँ। इस साल हम अभी भी सहपाठी रहेंगे। जियाओ यू ने लुओबू को स्तब्ध भाव से देखा और शांति से कहा, मैं इस समय अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और वास्तव में अकादमी जीवन का आनंद नहीं ले पाया। अब से चलो सहपाठियों के रूप में शांति से सह अस्तित्व में रहें। लुओबू का दिल राख में बदल गया। अध्याय 52 तलवारों को जेड में बदलना। लुओबू को देखकर जिसके पैर छलनी की तरह कांप रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह अगले ही सेकंड में जियाओ यू के सामने घुटने टेक देगा, जियाओ यान और बाकी लोग अवाक रह गए। अगर उन्हें पता होता कि ऐसा होगा तो वे पहले ही क्यों परेशान होते। ऐसा लग रहा था कि आने वाले लंबे समय तक जियाओ यू लुओबू के लिए एक मनोवैज्ञानिक छाया बन जाएगी। तभी एक सुंदर आकृति अचानक झपट पड़ी। जियाओ यू को पीछे से कसकर गले लगाते हुए उसके चेहरे पर अपना गाल रगड़ने लगी। युवा, बहुत दिनों से नहीं मिले, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आटिल्ड, बहुत दिनों से नहीं मिले जूनी। जियाओ यू ने उस लड़की की तरफ देखा जिसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका रखा था। इस समय जियानान अकादमी की वर्दी पहने कई लड़कियां भी दिखाई दी। जियाओ यू को घेर लिया और उसे मजाक में चिढ़ाने लगी। ये सभी लड़कियां बाहरी आंगन की लाइब्रेरी से जियाओ यू की परिचित थीं। जूनी को छोड़कर वे एक ही कक्षा में नहीं थे, लेकिन उनके बीच का रिश्ता बहुत बढ़िया था। उन्होंने जियाओ यू को जियाओ यान की दुखी हुई समस्या के बारे में जानकारी खोजने में भी मदद की थी, हालांकि उन्हें अंततः कुछ नहीं मिला। फिर भी जियाओ यू बहुत आभारी था। ठीक है जूनी, आसपास बहुत सारे लोग हैं, इसे शांत करो। जियाओ यू ने जूनी के चेहरे को कुछ हद तक तिरस्कारपूर्वक दूर धकेल दिया। उम्मीद है कि वह अपनी छवि पर अधिक ध्यान देगी। जूनी हालांकि पूरी तरह से दुखी दिख रही थी। नहीं टिल्डर, जब हम अकादमी में वापस लौटेंगे तो तुम आंतरिक प्रांगण में वापस चले जाओगे और मैं तुम्हें अक्सर नहीं देख पाऊंगा। मुझे थोड़ी देर और तुमसे चिपके रहने दो। किसने कहा कि मैं आंतरिक प्रांगण में वापस जा रहा हूँ? जियाओ यू ने हंसते हुए जवाब दिया, जिससे जूनी और अन्य लड़कियां दंग रह गईं। फिर उन्होंने जियाओ यू को जारी रखते हुए सुना, मैंने पहले ही वह समस्या हल कर ली है जिसे मैं हल करना चाहता था। मैं आंतरिक प्रांगण में किसी को नहीं जानता और वहां रहना उबाऊ होगा। मैं छुट्टी से पहले आंतरिक प्रांगण से वापस चला गया। सच में? जियाओ यू की बातें सुनकर जूनी तुरंत उछल पड़ी। उसके खूबसूरत चेहरे पर खुशी छा गई और उसने जियाओ यू को और भी कसकर गले लगा लिया। ये शानदार है। तो क्या तुम जाने दोगे? जूनी की पकड़ को अपने ऊपर और मजबूत होता हुआ महसूस करते हुए जियाओ यू की भौहें थोड़ी सी हिल गईं। इस तरह मैं हर दिन तुम्हें गले लगाते हुए सो सकती हूँ। अरे मैंने कहा जाने दो। लेकिन जूनी ने जियाओ यू की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपनी कल्पनाओं में डूबी रही। जियाओ यू की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गहरी होती गई। अगर भविष्य में कोई मुझे बाहरी आंगन में धमकाने की हिम्मत करता है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। उन्हें बता दूं कि मेरे पास कोई है जो मेरा समर्थन कर रहा है। जबकि जूनी अभी भी एक उज्जवल भविष्य के बारे में सपने देख रही थी, जियाओ यू आखिरकार अपनी सीमा तक पहुंच गई। उसका पहले से ही सीमित धैर्य बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसने जूनी की कलाई पकड़ी, उसे जमीन पर पटक दिया और अपने लंबे पैर से उसके नितंबों पर बेरहमी से रौंद दिया, जबकि लगातार उसे कोस रही थी। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? जियाओ यू को घेरने वाली लड़कियां पहले ही खुद को दूर कर चुकी थी। उनके सामने सामने आ रहे परिचित दृश्य को देखकर कुछ अवाक रह गई थी। वे स्पष्ट रूप से जूनी को देख सकते थे, जिसे जियाओ यू द्वारा रौंदा जा रहा था, बिना किसी दर्द के संकेत के आनंद की अभिव्यक्ति पहने हुए। एक मसोचिस्ट। जूनी, ये लड़की कभी नहीं सीखती। मेरा मतलब है, क्या कोई संभावना है कि वह जानबूझकर ऐसा कर रही है? जियाओ यू के पैरों से कुचले जाने के बाद ये लड़की बस इसके बारे में खुश है। बेशक जियाओ यू ने जूनी के प्रति अपने कार्यों के दौरान अपनी अधिकांश शक्ति को नियंत्रित किया था, अन्यथा उनकी क्षमताओं में अंतर के साथ वह उस कदम से उसे कब्र में फेंक सकती थी। उन लड़कियों की बकबक की चर्चाओं को सुनकर जियाओ यान और अन्य लोग मदद नहीं कर सके, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। तो इस तरह की बात पहले काफी आम थी। जियाओ परिवार के वंशजों ने नजरें बदली और जियाओ यान और जियाओ निंग एक दूसरे को विकृत भावों से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या ऐसा हो सकता है कि जियानान अकादमी के सभी छात्र ऐसे ही थे? क्या यह ऐसी जगह है जहां हम प्रवेश करने वाले हैं? जैसे ही जियाओ यू ने जूनी को रौंदना जारी रखा, उसके पीछे से एक कोमल महिला की आवाज सुनाई दी। यहाँ बहुत सारे नए छात्र देख रहे हैं, अपनी छवि पर थोड़ा ध्यान दें। यह आवाज सुनकर जियाओ यू आखिरकार रुक गई और अपने चेहरे पर एक कोमल और पानी जैसी मुस्कान के साथ उस महिला का सामना करने के लिए मुड़ी। गुरु रोलिंग, बहुत समय हो गया। हे, मैं अब तुम्हारा गुरु बनने में सक्षम नहीं हूँ। रोलिंग असहाय होकर हंसा। हालांकि तुम सिर्फ 3 सितारा डू मास्टर हो, तुम्हारी असाधारण युद्ध क्षमताओं के साथ मैं 5 सितारा ग्रैंड डू मास्टर शायद तुम्हें हरा न सकूं। गुरु गुरु ही होता है, चाहे ताकत कितनी भी हो। जियाओ यू ने रोलिंग को देखा और गंभीरता से कहा, जब हम स्कूल में थे तुम्हारी मदद के बिना यूं हर समय लाइब्रेरी में जानकारी नहीं खोज पाती। मैं उस उपकार के लिए बहुत आभारी हूं और मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। आउटर कोर्ट की भी अपनी व्यवस्था थी। जियाओ यू के जियानान अकादमी में प्रवेश करने के बाद कई बार ऐसा हुआ जब वह जानकारी खोजने के लिए कक्षाओं में नहीं गई। अगर रोलिंग उसके लिए नहीं बोलती तो जियाओ यू को इनर कोर्ट में प्रवेश करने का मौका मिलने से बहुत पहले ही जियानान अकादमी से निकाल दिया जाता।
जियाओ यू के शब्दों को सुनकर उसकी अंगूठी में मेडिसिन सिनकाहें भरने से खुद को रोक नहीं पाई। ये शब्द बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि उन्हें जियाओ यान के समान ही ढाला गया हो। ऐसा लग रहा था कि जियाओ परिवार के सदस्यों में से जियाओ यू ही थी जिसके विचार, अवधारणाएं और व्यवहार जियाओ यान से सबसे ज्यादा मिलते जुलते थे। जियाओ यू के शब्दों को सुनकर रुओलिंग के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई और उसकी आंखें संतुष्टि से भर गईं। मजबूत ताकत, मेहनती साधना, शिक्षकों और मूल्यों के प्रति सम्मान, अनावश्यक परेशानी से बचना और यहाँ तक कि निचले दर्जे के लोगों के साथ सामान्य व्यवहार करना, ऐसे छात्र को वास्तव में परिपूर्ण कहा जा सकता है। वैसे गुरु रुओलिंग, मैंने ब्रेक से पहले जो स्थानांतरण आवेदन जमा किया था। जियाओ यू को कुछ याद आया और उसने धीरे से पूछा, जिस पर रुओलिंग ने जवाब दिया, शिक्षकों के दृष्टिकोण से मैं इनर कोर्ट से वापस आउटर कोर्ट में आपके स्थानांतरण का समर्थन नहीं करता। रुओलिंग ने शांति से उत्तर दिया। आउटर कोर्ट और इनर कोर्ट के शिक्षण संसाधन बिल्कुल भी एक जैसे नहीं थे। जियाओ यू की प्रतिभा के साथ आउटर कोर्ट में रहना केवल उसकी क्षमता को बर्बाद करना होगा। जियाओ यू ने रुओलिंग की बातें सुनने के बाद जल्दी से स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसने चुपचाप सुना कि रुओलिंग ने आगे क्या कहा। लेकिन आपका विचार काफी उचित है और अगर आपने अपना मन बना लिया है तो कोई क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुओलिंग ने रुककर कहा, इसके अलावा मैंने पहले भी देखा है कि आप सत्ता हासिल करने पर इतना ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। उस स्थिति में आपके लिए आउटर कोर्ट और इनर कोर्ट में बहुत अंतर नहीं है। रुओलिंग ने धीरे से मुस्कुराया और जियाओ यू को देखा। संक्षेप में, आउटर कोर्ट में आपका स्वागत है टिल्ड। हम, जियाओ यू ने सहमति में सिर हिलाया, जबकि अन्य लड़कियों के चेहरे पर भाव कुछ अजीब थे। आउटर कोर्ट में वापस स्वागत है सामान्य तर्क के अनुसार ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये देखते हुए कि आउटर कोर्ट में बहुत से लोग इनर कोर्ट में प्रवेश करने के लिए अपना सिर फोड़ने के लिए बेताब हैं। इनर कोर्ट से आउटर कोर्ट में वापस छात्रों के स्थानांतरित होने के मामले थे, लेकिन जहां तक जियाओ यू को पता था, वह जियानान अकादमी के इतिहास में इनर कोर्ट से आउटर कोर्ट में स्वेच्छा से लौटने वाली पहली लड़की होनी चाहिए। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। रुओलिंग के शब्दों ने तुरंत लुओबू की इच्छा को कुचल दिया, जिससे वह निराशा के एक स्पष्ट भाव के साथ जमीन पर घुटने टेक दिया। लुओबू को इस अवस्था में देखकर जियाओ निंग, जो अभी अभी उससे भिड़ी थी, ने अप्रत्याशित रूप से थोड़ी सहानुभूति महसूस की, कुछ हद तक उसकी भावनाओं को समझा। आखिरकार दूसरी पार्टी उसकी अपनी बहन जियाओ यू है, और जब जियाओ निंग एक बच्ची थी तो वह काफी शरारती थी। जियाओ निंग को प्यार की आड़ में अपनी बहन की हिंसा का सामना अनगिनत बार करना पड़ा था, इस हद तक कि अब जियाओ निंग जियाओ यू से बहस करने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही वह एक बात कहे। ये पार्टी में रद्द किए गए प्रदर्शन से देखा जा सकता है। अगर आप पूछें कि जियाओ निंग को सबसे ज्यादा किससे डर लगता है, तो वह निश्चित रूप से जियाओ यू होगा। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। कम से कम मनोवैज्ञानिक छाया होने के मामले में जियाओ निंग और लुओबू निश्चित रूप से हथियारबंद साथी थे। NO12BJAN.com। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए जियाओ निंग नीचे झुक गया और हल्के से लुओबू के कंधे को थपथपाया। जब लुओबू ने उसकी ओर देखा तो जियाओ निंग ने ईमानदारी से उसे दिलासा दिया, मैं समझता हूँ तुम। लुओबू ने जियाओ निंग को घूर कर देखा, वह नवागंतुक जिसके साथ वह अभी अभी जमकर बहस कर रहा था। इस समय जियाओ निंग ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, उसकी अभिव्यक्ति ईमानदारी से भरी हुई थी। चलते रहो, हम निश्चित रूप से इस छाया को दूर कर देंगे। खुद पर विश्वास करो, हम। ये शब्द सुनते ही लुओबू की आंखों के कोनों में आंसू भर आए। उसने जियाओ निंग के बड़े हुए हाथ को कसकर पकड़ लिया और दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ, दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का ये दृश्य दिल को छू लेने वाला होना चाहिए था, लेकिन उफ, जियाओ मेई, जो जियाओ यान की पीठ पर लेटी हुई थी, उसकी आंखों में मतली और घृणा की लहर महसूस हुई। ये दृश्य बहुत घिनौना है। वाकई, जियाओ यान और उनके बगल में जियाओ जुनर दोनों के चेहरे पर काली रेखाएं थीं और उन्होंने घृणा के साथ सहमति में सिर हिलाया। अध्याय 53, विदा लेना। क्या यह आज स्वीकृत नए छात्रों की सूची है? रजिस्टर को देखते ही रुओलिंग की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। हालांकि जियानान अकादमी आज वुतान शहर में प्रवेश आयोजित कर रही थी, लेकिन प्रवेश का दायरा सिर्फ वुतान शहर तक सीमित नहीं था। यहाँ तक कि कुछ आसपास के शहरों को भी शामिल किया गया था। फिर भी अब तक कुल 50 व्यक्तियों ने ही योग्यता आवश्यकताओं को पूरा किया था और इन 50 में से 23 का उपनाम जियाओ था और बिना किसी अपवाद के वे सभी दूसरे युद्ध अभ्यासी द्वितीय स्तर क्षेत्र में पहुंच गए थे। रुओलिंग ने धीरे से पुकारा। जियाओ यू को रजिस्टर दिखाया और उस पर इशारा करते हुए पूछा, क्या ये सभी जियाओ उपनाम वाले नए लोग आपके परिवार से हैं? हाँ, जियाओ यू ने पुष्टि में सिर हिलाया, जिससे रुओलिंग के मंदिर में हलचल मच गई। साथ आए वरिष्ठ छात्र खुद को रोक नहीं पाए और आपस में चर्चा करने लगे। 16 वर्ष से कम आयु में दूजे युद्ध अभ्यासी द्वितीय स्तर होना पहले से ही असाधारण प्रतिभा का प्रमाण था, लेकिन आज उन्होंने एक साथ उनमें से 23 को भर्ती किया था और वे सभी जियाओ कबीले से थे। आखिर इस परिवार के साथ क्या चल रहा था? मुझे लगा कि आप पहले से ही एक असाधारण मामले में 1 मिलियन मामले थे, रुओलिंग ने एक असहाय व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आपके परिवार के लोग आपके जैसे ही प्रतिभाशाली होंगे। आप मेरी चापलूसी करते हैं, प्रशिक्षक रुओलिंग, जियाओ यू ने धीरे से उत्तर दिया और रुओलिंग धीरे धीरे अपने आश्चर्य से उबर गई। भले ही अकादमी को इस बार प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह मिला है, जिसे अकादमी के लिए एक सौभाग्यशाली घटना माना जा सकता है, रुओलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वह परीक्षा पास करने वाले नए छात्रों को देख रही थी। जियानान अकादमी में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी 7 दिनों के भीतर सभी आवश्यक तैयारियां कर लेंगे। 7 दिनों के बाद जियानान अकादमी का विशेष उड़ान दस्ता आएगा और हम तुरंत प्रस्थान करेंगे। रुओलिंग के शब्दों को सुनकर उसके बगल में बैठे वरिष्ठ छात्रों के हाव भाव अजीब हो गए। प्रतिभाओं का समूह, तो ये पता चला कि आप प्रतिभाओं को थोक में भी बेच सकते हैं। उस पल जियाओ यान ने धीरे से जियाओ मेई की बांह को एक तरफ धकेल दिया, जिसने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटी हुई थी, और उसे धीरे से नीचे उतारा। जियाओ मेई ने उलझन में अपनी बाहें उठाई और उसके दिल में बेचैनी का एक निशान दिखाई दिया। चचेरा भाई जियाओ यान, NO12BIN.com। जियाओ यान मुस्कुराया और जियाओ मी के सिर को छूने के लिए आगे बढ़ा और फिर रुओलिंग का सामना किया। उसने अपने हाथ जोड़े और सम्मानपूर्ण लहजे में कहा, प्रशिक्षक रुओलिंग, मैं कुछ अनुरोध करना चाहता हूं और मुझे आशा है कि आप मुझे अनुमति देंगे। जियाओ यान, ये नाम सुनते ही रुओलिंग ने भौहें चढ़ा दी। क्या ये वही चचेरा भाई नहीं था जिसका जिक्र जियाओ यू लगातार कर रहा था? जियाओ यू ने पहले रुओलिंग से कबूल किया था कि उसने जियानान अकादमी में प्रवेश करने का कारण केवल ये पता लगाना था कि जियाओ यान की दुखी हुई क्यों बेवजह गायब हो गई थी। इसी वजह से उसने अपने दिन बाहरी आंगन की लाइब्रेरी में बिताए।
ये बच्चा 2 सितारा डूजे बैटल प्रैक्टिशनर दूसरा स्तर है। ऐसा लग रहा था कि न केवल उसने अपनी ताकत वापस पा ली थी, बल्कि नए छात्रों के बीच उसका स्थान भी बहुत ऊंचा था। ये सिर्फ रो लिंग ही नहीं था जिसने इस नाम पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। जूनी और जियाओ यू के नजदीक रहने वाली दूसरी लड़कियों की निगाहें जियाओ यान को देखते ही उत्सुकता से भर गईं। जियाओ यान, क्या ये वह व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में युवा बात कर रही थी? उसका चचेरा भाई जिसका डूक्यू गायब हो गया। हाँ हाँ, मुझे याद है कि युवा ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया था कि वह और जियाओ यान खून के रिश्तेदार नहीं हैं। जैसे ही जूनी और दूसरे लोग उत्साहित होकर बातें कर रहे थे, जियाओ यू ने अचानक अपनी भौहें सिकुड़ी और उन्हें ठंडी नजरों से घूरा, जिससे वे तुरंत चुप हो गए। उन्होंने इस बारे में आगे बात करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार हर कोई जूनी की तरह मसोचिस्ट नहीं होता और जूनी खुद जियाओ यू की लगातार पीड़ा को सहन नहीं कर सकती थी। इस बीच रू लिंग फिर से ध्यान से खड़ी हुई और अपने सामने खड़े युवक को देखकर मुस्कुराई। अगर आपको कुछ कहना है तो बेझिझक बोलें। जब तक यह मेरी क्षमता के भीतर है, मैं आपकी जरूरत को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। प्रशिक्षक रू लिंग, मुझे आशा है कि आप मुझे लगभग 1 वर्ष की छुट्टी दे सकते हैं। जैसे ही जियोयान ने ये शब्द कहे, पूरे चौक में सन्नाटा छा गया। तो वह वास्तव में जाने वाला है। जियाओ यू और जियाओ जुनेर ने जियाओ यान के छुट्टी के अनुरोध के लिए खुद को पहले से ही तैयार कर लिया था, लेकिन ये सुनकर कि यह पुष्टि हुई है, उन्हें अभी भी नुकसान का एहसास हुआ। हालांकि उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। जियाओ यान जिस भविष्य का पीछा कर रहा था, उसे उनके द्वारा बाधित नहीं किया जाना चाहिए और वे उसके लिए बोझ नहीं बनना चाहते थे। लेकिन जियाओ मेई, जियाओ यू और जियाओ जुनेर के विपरीत उतनी परिपक्व नहीं थी। जब उसने जियाओ यान की प्रतिक्रिया सुनी तो उसका छोटा सिर तुरंत खाली हो गया और होश में आने के बाद उसके चेहरे पर लगभग रोने की इच्छा का भाव दिखाई दिया। जियाओ वो जियाओ मेई उसे रोकने के लिए बोलने ही वाली थी कि जियाओ जुनेर ने पीछे से उसका मुंह कसकर ढक दिया। फिर जियाओ जुनेर की आवाज उदासी के संकेत के साथ जियाओ मेई के कान में सुनाई दी। जियाओ यान के फैसले में बाधा न डालें। जियाओ यान का भविष्य खुद ही तय करना चाहिए। इन शब्दों ने तुरंत जियाओ मेई को संघर्ष करने से रोक दिया और उसका उत्साहित मन शांत हो गया। उसने अपने सामने जियाओ यान की पीठ को देखा और तुरंत अतीत की विभिन्न यादें याद आ गईं। हाँ, चचेरा भाई जियाओ यान हमेशा हमारे भविष्य के बारे में सोचता रहा है और इसके लिए बहुत प्रयास करता रहा है। लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि चचेरा भाई जियाओ यान वास्तव में अपने लिए क्या चाहता है। चचेरे भाई जियाओ यान के पास निश्चित रूप से ऐसी चीजें हैं जो वह अपने लिए करना चाहता है। मैं उसके रास्ते में कैसे आ सकता था? जियाओ मेई को शांत होते हुए महसूस करते हुए जियाओ जुनर ने भी अपना हाथ छोड़ दिया और चुपचाप जियाओ यान को देखा। रू लिंग, जो वास्तविकता में वापस आ गई थी, ने अपने सामने गंभीर युवक को असहायता के भाव से देखा। 1 साल की छुट्टी? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? जियानान अकादमी की बाहरी शाखा के लिए सामान्य पाठ्यक्रम 3 साल का था और जियाओ यान की 1 साल की छुट्टी के लिए अनुरोध उस समय का 1/3 हिस्सा ले लेगा। अकादमी के इतिहास में ऐसी मांग कभी नहीं की गई थी। ऐसा लग रहा था कि जियाओ यू का लाडला चचेरा भाई सामान्य समझ से परे काम करने में सक्षम था। मैं अपने प्रशिक्षक के साथ इस तरह के मामले पर मजाक करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जियाओ यान ने धीरे से मना कर दिया और कहा, हालांकि ये साल भर की छुट्टी मेरे लिए जरूरी है। अगर यह वास्तव में आपको मुश्किल में डालती है तो मैं अनुरोध करता हूं कि मेरा नाम काट दिया जाए और मैं अगले साल फिर से मूल्यांकन में भाग लूंगा। रू लिंग चुप हो गया। जियाओ यान की शक्ल से उसने इस 1 साल की छुट्टी लेने का मन बना लिया था। रू लिंग ने सिरदर्द से अपनी नाक के पुल को रगड़ा। वास्तव में प्रतिभाशाली लोग महान हो सकते हैं, लेकिन उनके काम करने के अपने अनोखे तरीके भी होते हैं। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे एक साधारण प्रशिक्षक संभाल सकता था। जियाओ यू पहले भी ऐसा ही था, हमेशा लाइब्रेरी में छिपता रहता था और क्लास छोड़ देता था। रू लिंग ने जियाओ यू को निष्कासित होने से बचाने के लिए डीन से अनगिनत वादे किए थे। और अब जियाओ यू के ही कबीले का ये युवक एक बेहद अनुचित अनुरोध कर रहा था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि बातचीत के लिए कोई जगह नहीं थी। रू लिंग ने चुपचाप जियो यान को देखा, वह युवक जिसका जिक्र जियो यू ने कई बार किया था। न केवल उसने अपनी पहले की विलक्षण प्रतिभा को पुनः प्राप्त कर लिया था, बल्कि रू लिंग के अनुमान से जियो यान को 3 स्टार डूजी युद्ध शिष्य, प्रथम स्तर चरण से 2 सितारा डूजे युद्ध अभ्यासी, द्वितीय स्तर के रूप में अपने वर्तमान स्तर तक आगे बढ़ने में केवल 1 वर्ष लगा था। अन्यथा जियो यू, जो आमतौर पर हर साल घर लौटता था, पिछले साल आंतरिक शाखा में प्रवेश नहीं करता। इसमें 1 वर्ष से भी कम समय लग सकता था। रू लिंग ऐसे प्रतिभाशाली छात्र को छोड़ना नहीं चाहती थी, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वह खुद देखना चाहती थी कि उत्कृष्ट जियो यू द्वारा किस तरह के व्यक्ति की लगातार प्रशंसा की गई थी। मैं आपका अनुरोध स्वीकार कर सकता हूं, रू लिंग ने शांति से कहा। इससे पहले कि जियाओ यान उसे धन्यवाद दे पाती, रू लिंग ने कहा, शर्त यह है कि तुम्हें मेरे एक 5 स्टार डूशेक बैटल मास्टर 3रा स्तर के खिलाफ 20 राउंड का सामना करना होगा। जब तक तुम ये कर पाओगे, मैं तुम्हें यह 1 साल की छुट्टी दूंगा। चाहे इससे अकादमी में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, मैं इसे हल करने में तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम अब भी यह छुट्टी लेना चाहते हो? रू लिंग की आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी और उसकी आभा बढ़ती रही, मानो वह जियाओ यान को डराकर पीछे हटना चाहती हो। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि यह जियाओ यान पर काम करेगा, जो जियाओ यू के ही कबीले से था। और उसकी धारणा सही साबित हुई। जियाओ यान ने एक गहरी सांस ली, फिर उसकी नजर दृढ़ हो गई और उसने जियाओ लिंग से आंखें मिला लीं। जियाओ यान इसे आजमाने के लिए तैयार है। अध्याय 54, राक्षस। अरे चचेरे भाई जियाओ यान, जियाओ निंग ने जियाओ यान के कंधे पर हल्के से अपना हाथ टिकाते हुए कहा, क्या तुम सच में 1 पूरा साल छुट्टी ले रहे हो? हाँ, जियाओ यान ने ज्यादा कुछ कहे बिना भारी सिर हिलाते हुए जवाब दिया। जियाओ यान की अडिग निगाहों को देखते हुए जियाओ निंग एक पल के लिए रुकी और फिर धीरे से आह भरी। अच्छा, मैं अकादमी में तुम्हारे साथ कुछ मौज मस्ती करने की उम्मीद कर रही थी। जियाओ निंग ने जियाओ यान के कंधे को हल्के से थपथपाया और मुस्कुराए। लेकिन चूंकि यह तुम्हारा फैसला है, इसलिए मुझे तुम्हें रोकने का कोई अधिकार नहीं है। शुभकामनाएं। ऐसा कहने के बाद जियाओ निंग एक तरफ हट गया। जियाओ कबीले के अन्य सदस्यों को पीछे हटने और क्षेत्र को खाली करने का संकेत देने के लिए अपना हाथ लहराया। बाकी सभी भी दूर चले गए, केवल जियाओ यान और रू लिंग ही आंगन में एक दूसरे का सामना कर रहे थे। रू लिंग ने अपनी कमर से लटके लंबे चाबुक को घुमाया, हरीडुक्यूई का एक विस्फोट जारी किया और अपनी ठुड्डी को जियाओ यान की ओर उठाया। जाओ और वहां उस रैक से एक उपयुक्त हथियार चुनो। कोई जरूरत नहीं। जियाओ यान ने रू लिंग को देखा और शांति से जवाब दिया, मैंने एक छात्र के रूप में कोई हथियार प्रशिक्षण नहीं लिया है और हथियारों का उपयोग करना मेरे लिए केवल एक बोझ होगा। NO12 be in.com
क्या ऐसा है? रो लिंग ने अपने चाबुक से फर्श पर हल्के से टैप करते हुए बड़बड़ाया, जिससे कहीं से पानी की लहर दिखाई दी। फिर उसने एक भान उठाए। क्या हम शुरू करें? जियाओ यान ने एक गहरी सांस ली, अपने शरीर को थोड़ा घुमाया, अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद किया और रो लिंग के सुंदर शरीर को ध्यान से देखा क्योंकि उसने दृढ़ आवाज में जवाब दिया। चलो शुरू करते हैं। धमाका। जैसे ही शब्द निकले, चाबुक की छाया तुरंत जियाओ यान के सिर पर पहुंच गई, जिससे वह कांप उठा और सहज रूप से बगल की ओर झुक गया, बाल बाल बच गया। चाबुक के वार ने फर्श पर एक लंबी खाई छोड़ दी जहां वह गिरा। इतनी जल्दी? जियाओ यान का दिल दहल गया क्योंकि वह हमले से बच गया। उसका शरीर और भी अधिक तनावग्रस्त हो गया और उसके मन में एक विचार कौंधा। थोड़ी सी भी ढिलाई हार की ओर ले जाएगी। जैसे ही जियाओ यान ये सोच रही थी, रो लिंग ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। हालांकि उसने पिछले चाबुक के प्रहार से खुद को थोड़ा संयमित किया था, लेकिन रो लिंग को विश्वास नहीं था कि एकमात्र 2 सितारा डूजे युद्ध अभ्यासी द्वितीय स्तर उस गति से इसे चकमा दे सकता है। इस समय रो लिंग के दिमाग में साल की शुरुआत में जियाओ यू के विदेशी सहायता चयन मैच की यादें कौंध गईं, जिससे वह और अधिक सतर्क हो गई। शायद जियाओ कबीले की इन युवा पीढ़ियों को सामान्य ज्ञान से नहीं आंका जा सकता। स्पष्ट रूप से रो लिंग जियाओ यान को 1 साल की छुट्टी नहीं देना चाहती थी। न केवल यह उसके लिए मुश्किल था, बल्कि उसे यह भी विश्वास नहीं था कि जियाओ यान इस साल की छुट्टी के दौरान जियानान अकादमी में रहने से बेहतर परिणाम हासिल करेगा। इसलिए चाहे वह खुद के लिए हो या जियाओ यान के लिए, वह नहीं चाहती थी कि वह 1 साल की छुट्टी लेने की अपनी इच्छा पूरी करे। जियाओ यान, सावधान रहो, रो लिंग ने ठंडे स्वर में याद दिलाया और अगले ही सेकंड में उसके हाथ में छवियां चमक उठी, क्योंकि काला चाबुक तेजी से जियाओ यान की ओर सांप की तरह दौड़ा। स्वूश। जियाओ यान की आंखें चाबुक की गति के साथ मुश्किल से तालमेल बिठा पा रही थीं। उसने एक बार फिर सफलतापूर्वक बचने के लिए अपनी लंबे समय से चली आ रही लड़ाकू प्रवृत्ति पर भरोसा किया। रो लिंग ने एक भौं उठाई। चाबुक के साथ उसकी झूलती हुई हरकतें बंद नहीं हुई, क्योंकि वह लगातार जियाओ यान पर हमला करती रही। इससे जियाओ यान के पास कोई अतिरिक्त विचार करने की जगह नहीं बची। उसका पूरा ध्यान रो लिंग के हमलों से बचने पर था। दर्शकों के दृष्टिकोण से उन्होंने जियाओ यान को मुश्किल से दिखाई देने वाली काली छवि के भीतर तेजी से बचते हुए देखा। प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर गहरा सदमा और विस्मय दिखाई दे रहा था। हालांकि वे खुद कोई कदम नहीं उठा सकते थे, लेकिन किसी को इस हद तक बचते हुए देखना, जियाओ यू के अलावा वहां मौजूद कोई और ऐसा करने में सक्षम नहीं था। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था। जियाओ यू ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। सिर्फ वही बता सकती थी कि जियाओ यान के बचाव के हथकंडे पहले से ही बहुत जोरदार थे। उसे पहले ही कंधे पर 2 बार वार किया जा चुका था, लेकिन गति बहुत तेज होने के कारण ये दूसरों को नजर नहीं आया। इस डर से वह निश्चित रूप से 20 राउंड से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। और यह सिर्फ जियाओ यू ही नहीं था जिसने देखा, जियाओ यान खुद भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। सिर्फ गलती से 2 बार मारे जाने से जियाओ यान का कंधा काफी कमजोर हो गया था। उसे अपनी बांह उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। अगर उसके पैर पर चोट लग जाती तो ये सच में खत्म हो जाता। वह अब और नहीं बच सकता था। जियाओ यान की आंखों में एक दृढ़ अभिव्यक्ति चमक उठी। उसने अपनी बचने की हरकतें बंद कर दी और चाबुक को अपने ऊपर गिरने दिया। इसके पीछे की ताकत इतनी ज्यादा थी कि हवा के सीटी बजने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। जियाओ यान, रास्ते से हट जाओ। जियाओ यू के चेहरे पर तुरंत डर छा गया। चाबुक का ये वार कोई मजाक नहीं था। ये बच्चा, रो लिंग, जो ये दृश्य देख रही थी, भी चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जियाओ यान बचना छोड़ देगा और अपनी जगह पर खड़ा हो जाएगा। हमलावर होने के नाते वह इस वार में निहित ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थी, जिसे जियाओ यान झेल नहीं सकता था। एक पल में रो लिंग अपने होश में आ गई और तुरंत चाबुक वापस लेने के लिए तैयार हो गई, ताकि जियाओ यान को गंभीर रूप से घायल कर दे। हालांकि अगले ही पल उसके सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जियाओ यान काले चाबुक का सामना करते हुए अचानक अपना हाथ उठाया और उसे अपनी बगल में रख लिया, स्वेच्छा से चाबुक के प्रभाव को सहन किया। चाबुक और जियाओ यान के हाथ के बीच टकराव के क्षण में मैदान पर मौजूद सभी लोगों ने स्पष्ट रूप से एक तेज हड्डी टूटने की आवाज सुनी। इसकी पुष्टि किए बिना भी वे समझ गए कि जियाओ यान के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। रो लिंग सहित सभी के सदमे के बीच बल के साथ काला चाबुक जियाओ यान के हाथ के चारों ओर लपेटा गया। जियाओ यान ने अपने दांत पीसते हुए अपने हाथ से काले चाबुक को कसकर पकड़ लिया और जोर से जमीन पर कदम रखा। चाबुक के रास्ते पर जियाओ लिंग की ओर तेजी से हमला किया। किसी और चीज की जरूरत नहीं, बस एक वार की जरूरत है। मुझे पता है कि मैं प्रशिक्षक रो लिंग से कमजोर हूँ। मैं समझता हूँ कि वह मुझसे ज्यादा मजबूत है, चूंकि यही मामला है। मैं अपने शरीर की सारी शक्ति निचोड़ लूंगा। निचोड़ते रहो जब तक कुछ भी न बचे। इस एक वार में सब कुछ केंद्रित करो। जब तक रो लिंग को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, जियाओ यान पहले ही उसके पास पहुंच चुका था। अपनी सारी बची हुई ताकत मुट्ठी में समेटते हुए उसने रो लिंग के खूबसूरत चेहरे पर जोरदार वार किया। उसने अपने गले की पूरी ताकत से चिल्लाया भी। ऑक्टेडिक स्मैश, भिन भिनाना। एक जोरदार झोंके के साथ रो लिंग के कानों के पास एक तेज गर्जना गूंजी। रो लिंग ने अपनी आंखें चौड़ी की, जियाओ यान के चेहरे को खाली घूरते हुए, जिस पर दर्द और दृढ़ निश्चय का मिश्रण दिखाई दे रहा था। यंत्रवत उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया, अपने हाथ को देखा जो उसके सिर के बगल से गुजरा। एक आपदा से बचने की बर्फीली भावना उसके भीतर तुरंत उमड़ पड़ी। हालांकि रो लिंग ने अपने हमले के पीछे की ताकत को काफी बढ़ा दिया था, लेकिन उसने बचाव के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जियाओ यान के पास पलटवार करने का मौका होगा। फिर भी जियाओ यान उस पल में पलटवार करने में कामयाब रही जब वह चौंक गई थी। रो लिंग इस मौके के पीछे की ताकत को महसूस कर सकती थी। अगर यह बिना किसी बचाव के उसके सिर पर लगता तो वह, रो लिंग, भी गंभीर रूप से घायल हो जाती। एक डूशे बैटल मास्टर, तीसरा स्तर एक डूजे बैटल प्रैक्टिशनर, दूसरा स्तर द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया। कितना बेतुका, लेकिन रो लिंग को गहराई से पता था कि यह कोई मजाक नहीं था, क्योंकि वह खुद ही इसका अनुभव कर रही थी। भले ही जियाओ यान को कम आंकने का एक तत्व था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जियाओ यान की क्रूरता सभी की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। वह अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए एक हाथ का बलिदान देने को तैयार था, जो पूरी तरह से अप्रत्याशित था। प्रशिक्षक रो लिंग। जब रो लिंग अभी भी अचंभित थी, तब जियाओ यान ने धीरे धीरे अपना हाथ वापस खींच लिया और उसकी अत्यधिक कमजोरी के बावजूद उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। क्या इसे मेरी जीत माना जाए? रो लिंग चुप रही, अपने सामने खड़े युवक को देखती रही। उसने अनुमान लगाया था कि जियाओ यान और जियाओ यू दोनों ही प्रतिभाशाली हैं, जिन्हें आम मानकों से नहीं आंका जा सकता। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जियाओ यान उसकी कल्पना से कई गुना ज्यादा भयानक होगा।
ये प्रतिभा के दायरे से पूरी तरह परे था। रू लिंग ने थोड़ा मुड़कर देखा, जमीन पर बनी दसियों मीटर लंबी खाई को देखा, मानो उसे किसी भयंकर तूफान ने बहा दिया हो। मिट्टी में टूटे हुए पत्थर मिले हुए थे, यहाँ तक कि आसपास की दीवार में भी एक बड़ा छेद था। इस पल रू लिंग के दिल में डर भर गया। ये बच्चा वाकई एक राक्षस है। अध्याय 55 राक्षसों का एक समूह। युद्ध समाप्त होने के बाद जियाओ यान अचानक कमजोर महसूस करने लगा और जमीन पर गिरते ही उसकी दृष्टि काली हो गई। जियाओ यान, क्या तुम ठीक हो? भाई जियाओ यान। जियाओ मेई और जियाओ जुनर अपने चेहरे पर घबराहट के साथ दौड़े। जियाओ यू भी जियाओ यान की तरफ आया। चिंता दिखाते हुए वह नीचे बैठ गया और जियाओ यान पर भौहें सिकोड़ लीं। क्या तुम ठीक हो? आह, मैं ठीक हूँ। जियाओ यान ने खुद को जागते रहने के लिए मजबूर किया, अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। मैं बस थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम सच में? ये देखकर राहत मिली कि जियाओ यान वास्तव में ठीक था। जियाओ यू ने राहत की सांस ली। फिर उसकी नजर जियाओ यान के बाएं हाथ पर पड़ी, जो अभी भी एक चाबुक से उलझा हुआ था। इस पल रू लिंग भी अपने आश्चर्य से बाहर आ गई। बिना कुछ कहे उसने चाबुक वापस ले लिया और जियाओ यान के पास पहुंची, उसके सामने बैठ गई। उसके गोरे जैद जैसे हाथ ने धीरे से उसके बैंगनी नीले हाथ को सहलाया और उसके जल गुंडू क्यूई के माध्यम से उसमें जीवन शक्ति भर दी, जिससे चोट कम हो गई। बस एक पल में जियाओ यान के हाथ की सूजन और रंगत साफ दिखाई देने लगी और उसे दर्द में भी काफी कमी महसूस हुई। उसने तुरंत अपनी मुठ्ठियां बांध लीं और रू लिंग को प्रणाम किया। मास्टर रू लिंग, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। ओफ। जैसे ही उनके हाथ मिले, जियाओ यान का मुंह तेजी से फड़क उठा, क्योंकि उसे एक बार फिर अपने बाएं हाथ में असहनीय दर्द महसूस हुआ। इस समय रू लिंग ने धीरे से कहा, आपकी बांह की हड्डियां पहले से ही फ्रैक्चर हो चुकी हैं। मैं बस इतना कर सकता हूं कि आपका दर्द कम कर दूं। घर जाओ और ठीक से आराम करो। मास्टर रू लिंग, 1 साल के ब्रेक के बारे में क्या? जियाओ यान ने रू लिंग को देखा और पूछा। रू लिंग ने एक गहरी सांस ली और फिर असहाय होकर मुस्कुराया। मैंने इसे मंजूरी दे दी है। जाओ और जो करना है करो। जैसा कि हमने पहले ही तय कर लिया था, चाहे अकादमी में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, मैं तुम्हारे लिए सब संभाल लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जियाओ यान ने गंभीरता से अपना धन्यवाद व्यक्त किया और रू लिंग ने अपना सिर हल्के से हिलाया, खड़े होकर दूसरों की ओर देखा। आज का नामांकन लगभग समाप्त हो गया है। योग्य नए छात्रों को 7 दिनों के बाद यहाँ इकट्ठा होना चाहिए। अभी के लिए सभी को घर जाना चाहिए, आराम करना चाहिए और अपना सामान पैक करना चाहिए, रू लिंग ने कहा। उसने फिर जियाओ यू को देखा और उसे निर्देश दिया, घर आने पर अपने चचेरे भाई की बांह पर दवा लगाना याद रखना। अगर कोई असर हुआ तो ये परेशानी होगी। ठीक है। जियाओ यू ने सिर हिलाया। जियाओ निंग ने जियाओ यान के पास जाकर धीरे से पूछा, जियाओ यान, क्या तुम उठ सकती हो? क्षमा करें, मैं कोई ताकत नहीं लगा सकती। जियाओ यान अजीब तरह से मुस्कुराया और जियाओ निंग ने असहाय होकर कंधे उचका दिए। झुकी हुई पीठ के साथ जियाओ निंग ने जियाओ यान का समर्थन किया और जियाओ यू और रू लिंग को विदाई देने के बाद जियाओ कबीले के अन्य सदस्यों के साथ जियाओ यान के साथ नामांकन प्रांगण से बाहर निकल गया। सभी नए छात्रों के चले जाने के बाद ही वरिष्ठ छात्रों को धीरे धीरे होश आया। लुओ बस के दांत बेकाबू होकर कांप रहे थे, क्योंकि वह डर से जियाओ यान के मुक्का से चकनाचूर हुई जमीन और दीवारों को देख रहा था। क्या यह आदमी वास्तव में एक दूजे युद्ध अभ्यासी द्वितीय स्तर था? ये स्पष्ट रूप से एक दूजे युद्ध अभ्यासी द्वितीय स्तर की ताकत नहीं है। इस समय लुओबू को एक बार फिर अपने दिल में छाया याद आ गई, वह दृश्य जहां जियोयू, एक स्टार डूशेट बैटल मास्टर, तीसरा स्तर बाहरी कोर्ट चैन मैच के दौरान डूशेट बैटल मास्टर, तीसरा स्तर के एक समूह को पीट रहा था और भागते हुए 9 स्टार डूशेट बैटल मास्टर, तीसरा स्तर का पीछा कर रहा था, जिससे उसकी प्रतिद्वंद्वी जवाबी हमला करने में असमर्थ हो गई। लेकिन इस बार और भी अपमानजनक था। जियो यान के मुक्के के पीछे की शक्ति स्पष्ट थी, यहाँ तक कि रू लिंग, जिसके पास प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था, को भी सिर पर चोट लगी। लुओबू को विश्वास नहीं हो रहा था कि रू लिंग, एक दा डूशेट बैटल ग्रैंड मास्टर, चौथा स्तर होने के बावजूद बिना डू क्यू कवच के इस तरह के प्रहार को सहने के बाद भी बिना किसी चोट के बाहर आ सकता है। क्या जियो कबीले के आप सभी लोग एक ही तरह के राक्षस हैं? क्या हर कोई अपने स्तर से आगे की लड़ाई लड़ सकता है? अचानक लुओबू को जियाओ निंग के साथ हुई अपनी पिछली बहस याद आ गई और उसके दिल की गहराइयों से एक ठंडी लहर सी उठ गई। क्या वह भी ऐसा कर सकता है? रू लिंग, मास्टर जूनी धीरे धीरे पास आए, कांपती आवाज में रू लिंग को देखते हुए। वह लड़का, क्या वह वास्तव में सिर्फ 2 सितारा डूजे युद्ध अभ्यासी दूसरा स्तर है? रू लिंग चुप रही, अपने शरीर को थोड़ा मोड़कर एक बार फिर अपने पीछे के भयानक प्रांगण को देखने लगी। उसकी खूबसूरत आंखों में डर साफ झलक रहा था। वास्तव में जियाओ यू के पिछले अनुभव के कारण रू लिंग को विश्वास नहीं हुआ कि जियाओ यान सिर्फ एक साधारण 2 सितारा डूजे युद्ध अभ्यासी दूसरा स्तर था। लेकिन उसने उसे उसी स्तर का प्रतिद्वंद्वी भी नहीं माना। अंदर ही अंदर रू लिंग ने वास्तव में जियाओ यान को नीचा देखा, ठीक वैसे ही जैसे एक शेर खरगोश का सामना करता है। हालांकि ताकत में भारी अंतर ने रू लिंग को यह भुला दिया कि जब उसने पहले ही यह धारणा छोड़ दी थी कि एक शेर को भी खरगोश के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। यह उसके अंदर गहरे गर्व और अहंकार की वजह से था कि रू लिंग बाल बाल बच गई। अगर जियो यान का मुक्का जानबूझकर विचलित नहीं होता और सीधे उसके चेहरे पर लगता, तो वह पहले ही मर चुकी होती। रू लिंग का मानना था कि न केवल वह, बल्कि कोई भी दा डूशेट बैटल ग्रैंड मास्टर, चौथा स्तर जियो यान का सामना करते समय गिर सकता था, जब तक कि वे लड़ाई की शुरुआत से ही उसे एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी के रूप में न देखें, जिससे लापरवाही की कोई गुंजाइश न रहे। लेकिन एक दा डूशेट बैटल ग्रैंड मास्टर, चौथा स्तर से निचले स्तर के साधक को गंभीरता से लेने के लिए कहना, शायद बहुत से लोग ऐसा करने को तैयार नहीं होंगे। ताकतवर का गर्व और अहंकार आसानी से नहीं छूटता। हाल ही में हुई लड़ाई में जियो यान जानता था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी से कमजोर है और उसे एहसास हुआ कि निष्क्रिय रूप से बचने से केवल हार ही होगी। हालांकि उसने हार नहीं मानी। अपनी बांह कुर्बान करने की कीमत पर उसने अपने नजदीक एक अवसर बनाया, साथ ही उस पल में उसने अपनी कमजोरी को भी उजागर किया। उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी, सब कुछ दांव पर लगा दिया और पूरी ताकत से मुक्का मारा। जियाओ यान ने इस प्रतियोगिता को एक असली लड़ाई की तरह लिया। इसके विपरीत जियाओ यान के प्रति मेरे अंदर की गहरी घृणा की भावना हास्यास्पद लग रही थी। हालांकि कुछ और था जो रू लिंग को परेशान कर रहा था, या बल्कि यह असंगत था। युद्ध के परिणाम को देखने के बाद जियाओ यू सहित जियाओ कबीले के सभी सदस्यों ने केवल जियाओ यान की शारीरिक स्थिति के बारे में चिंता दिखाई। जियाओ यान की उन पर हावी होने की क्षमता पर बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। क्या यह इसलिए था क्योंकि वे जियाओ यान के बारे में इतने चिंतित थे कि वे आश्चर्यचकित होना भूल गए?
या जियाओ कबीले की युवा पीढ़ी ने अनजाने में स्तरों में विशाल अंतर को सामान्य बना दिया था। अचानक रू लिंग को जियाओ निंग के जियाओ यान से कहे गए शब्द याद आ गए। आपकी लड़ाई शैली के साथ यह अजीब होगा यदि आप अब कोई ताकत लगा सकें, लेकिन वास्तव में कोई और रास्ता नहीं है। उस पल में रू लिंग अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह असंगत क्यों महसूस कर रही थी। जियाओ कबीले के सभी सदस्य जियाओ यान के बारे में चिंतित थे, लेकिन एक भी व्यक्ति ने उसकी लापरवाह लड़ाई शैली की आलोचना नहीं की। दूसरे शब्दों में, न केवल जियाओ यान बल्कि जियाओ कबीले का कोई भी सदस्य उसका सामना करते समय एक ही दृष्टिकोण अपनाएगा। स्पष्ट रूप से ये सिर्फ एक प्रतियोगिता थी। पूरी ताकत लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वे इसके प्रति पूरी तरह से उदासीन लग रहे थे, जैसे कि वे पहले से ही अपना सब कुछ देने के आदी थे। जियाओ कबीले की इन युवा पीढ़ियों को विवेक की कोई अवधारणा नहीं थी। जूनी रू लिंग का चेहरा धीरे से बोलते हुए काला पड़ गया। दूसरों के साथ जाओ और क्षेत्र को साफ करो। आने वाले दिनों में हमारे पास अभी भी और नामांकन है, इसलिए इसे बहुत गंदा न बनाएं। हाँ, जूनी ने तुरंत जवाब दिया और दूसरों को टूटी हुई नीली ईंटों और दीवारों को साफ करने के लिए बुलाया। रू लिंग ने मुड़कर देखा। उसकी नजर नामांकन प्रांगण के द्वार पर टिकी हुई थी। क्योंकि जियाओ कबीले के सदस्य चले गए थे, उसकी खूबसूरत आंखें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। शुरू में वह इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों को भर्ती करके खुश थी, लेकिन अब उसे इस बारे में गहरी बेचैनी और डर महसूस हुआ। जियाओ कबीले की इन युवा पीढ़ियों को अब सिर्फ प्रतिभाशाली नहीं कहा जा सकता, वे सभी राक्षस थे। उन्हें पारंपरिक सामान्य ज्ञान से नहीं देखा जा सकता था, वे राक्षसों का एक समूह थे। अध्याय 56, वह युवक जो अपनी युवावस्था के चरम पर है। तुम वाकई कुछ खास हो, है ना? जियाओ यान के बेडरूम में हवा में लटकी हुई याओ चेन ने उदास चेहरे से जियाओ यान को घूरा और गुस्से से चिल्लाई, तुमने उस चाबुक को रोकने की हिम्मत की। अगर रो लिंग्स ने आखिरी सेकंड में खुद को नहीं रोका होता तो तुम मर चुके होते। नामांकन हॉल से लौटने के बाद जियाओ जुनर और जियाओ मेई ने जियाओ यान की बांह पर दवा लगाने और प्लास्टर लगाने में मदद की और उसे आराम करने के लिए उसके कमरे में वापस भेज दिया। हालांकि जियाओ यान को अलविदा कहने और कमरे से बाहर निकलने के कुछ ही सेकंड बाद याओ चेन रिंग से बाहर निकली और अपने शिष्य को बेकाबू गुस्से में डांटा। पिछली बार जिया लाई बी के खिलाफ लड़ते समय उसे पहले ही एक घातक घाव लग चुका था और अब उसने फिर से ऐसा करने की हिम्मत की। क्या उसे मौत का डर नहीं था? वह बहुत लापरवाह था। उसका शिष्य वास्तव में असीम रूप से लापरवाह था। अगर इस बार उसने उसे अच्छी तरह से नहीं डांटा तो वह अगली बार फिर से ऐसा करने की हिम्मत करेगा। शांत हो जाओ सीनियर याओ। उस समय प्रशिक्षक रो लिंग के खिलाफ जीतने के लिए मुझे उस तरीके का सहारा लेना पड़ा। कृपया समझो, जियाओ यान ने गंभीरता से कहा, जबकि याओ चेन का गुस्सा न केवल कम हुआ बल्कि और भी मजबूत हो गया। एक डूजे बैटल प्रैक्टिशनर सेकंड लेवल के रूप में द डूशेक बैटल ग्रैंड मास्टर फोर्थ लेवल के चाबुक का सामना करने के लिए यही कारण है। याओ चेन इस समय वास्तव में गुस्से में थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियाओ यान इस तरह की जानलेवा कार्रवाई करने की हिम्मत करेगा। पिछली बार जब उसने जिया लाई बी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो याओ चेन प्रतिक्रिया कर सकती थी और जियाओ यान की रक्षा कर सकती थी, लेकिन इस बार वह चौंक गई। कौन जानता था कि जियाओ यान में इतनी हद तक जाने की हिम्मत थी। याओ चेन के उग्र भाव का सामना करते हुए जियाओ यान चुप रहा, चुपचाप अपना सिर झुकाए विनम्रतापूर्वक याओ चेन की फटकार को स्वीकार किया। जियाओ यान को इस तरह देखकर याओ चेन का अकथनीय गुस्सा थोड़ा कम हुआ। परेशान होकर उसने अपने होठों को दबाया और गंभीर स्वर में बोली, उस रू लिंग ने केवल उसके 20 प्रहारों को झेलने के लिए कहा था। मेरी मदद से आपके लिए इससे बाहर निकलना आसान होता। आपको इस तरह से पूरी ताकत लगाने की क्या जरूरत थी? याओ चेन की बातें सुनकर जियाओ यान ने जवाब नहीं दिया, फिर भी अपना सिर नीचे करके चुप रहा। थोड़ी देर बाद जियाओ यान ने धीरे से अपना सिर उठाया और याओ चेन को गंभीरता से देखा। सीनियर याओ, मेरे आगे का रास्ता बेहद कठिन है। हो, याओ चेन स्तब्ध था। वह तुरंत जियाओ यान के शब्दों के पीछे के अर्थ को समझ नहीं पाया। क्या हम सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की बात पर चर्चा नहीं कर रहे थे? तुमने अचानक ये बात क्यों उठाई? जबकि याओ चेन अभी भी हैरान था, जियाओ यान ने बात जारी रखी, चाहे ये तुम्हारे लिए मेरे शरीर को गढ़ने के लिए ज्वाला मंत्र की साधना करना हो या मेरे धार्मिक मार्ग का अनुसरण करना और उसका प्रसार करना हो, ये चुनौतियां निस्संदेह मेरी अपेक्षा से कई गुना अधिक कठिन हैं। जियाओ यान ने अपनी बांह पर प्लास्टर की ओर देखा, अपनी भौहों को कसकर सिकोड़ लिया। भविष्य की यात्रा में मेरे सामने आने वाले खतरे निस्संदेह इस युद्ध से ज्यादा खतरनाक होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम हर समय मेरी रक्षा नहीं कर सकते और ज्यादातर खतरों को मुझे अकेले ही पार करना होगा। अगर मैं इस छोटे से युद्ध से पार पाने के लिए अपनी ताकत पर भी भरोसा नहीं कर सकता तो मैं भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का समाधान नहीं कर पाऊंगा। जियाओ यान ने अपना सिर उठाया, बेहद गंभीर दिख रहा था और उसने याओ चेन की खूबसूरत लाल आंखों को देखा जो गंभीरता से बोल रही थी, मैं ऐसा शिष्य नहीं बनना चाहता जो लगातार अपने गुरु पर निर्भर रहता हो और कायर हो। अगर एक दिन मेरी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिसे आप जानते हो, तो मुझे उम्मीद है कि मैं उन्हें गर्व से बता सकूंगा कि मैं एक ऐसा शिष्य हूं जो आपको वास्तव में गौरवान्वित करता है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से शर्मिंदा महसूस करें। याओ चेन ने जियाओ यान को घूर कर देखा और उसके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द से उसे अपनी आत्मा पर भारी आघात लगा। उसके दृष्टिकोण से एक शिक्षक को हमेशा अपने शिष्य के लिए बलिदान देना चाहिए, ये स्वाभाविक ही था। लेकिन जियाओ यान ने ऐसा नहीं सोचा। शिष्यों को अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और शिक्षकों को भी अपने शिष्यों पर गर्व होना चाहिए। वह जियाओ यान उन सभी अफवाहों और गपशप को तथ्यों के साथ बंद करना चाहता था। वह शिष्यों को चुनने में याओ चेन के निर्णय पर किसी को संदेह नहीं करने देगा और वह निश्चित रूप से खुद को याओ चेन के लिए उपहास का विषय नहीं बनने देगा। जैसे ही याओ चेन ने जियाओ यान की आंखों में देखा जो दर्पण की तरह साफ थी, वह खुद को फटकारने वाला एक भी शब्द कहने के लिए नहीं ला सकी। जियाओ यान के लिए उसके मन में पहले से ही जो उच्च सम्मान था वह उसके दिल में और भी बढ़ गया। उसका नया शिष्य वास्तव में असाधारण था, इतना असाधारण कि याओ चेन को लगा कि वह सपना देख रही है। उस बच्चे की तुलना में जियाओ यान की उत्कृष्टता और भी अधिक चमकीली थी। जैसा आप चाहें वैसा करें। याओ चेन के मन में बहुत सी बातें थीं, लेकिन अंत में वे सभी त्याग की आह में बदल गईं। हालांकि उसके मुंह के कोनों पर एक हल्की मुस्कान थी। उस पल में उसे आश्चर्यजनक रूप से यह एहसास हुआ कि भले ही वह भविष्य में अपना भौतिक शरीर वापस न पा सके, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि पछतावे की पिछली भावना भी जियाओ यान ने भर दी थी। बिना किसी अतिशयोक्ति के जियाओ यान को इस दुनिया के सभी शिक्षकों के मन में एक आदर्श शिष्य का प्रतीक होना चाहिए। समझने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ याओ।
ये देखकर कि याओ चेन ने आखिरकार अपना गुस्सा छोड़ दिया था, जियाओ यान की धूप भरी मुस्कान उसके चेहरे पर फिर से दिखाई दी। हालांकि याओ चेन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसका सुंदर चेहरा जियाओ यान के करीब आ गया, जिससे उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने उसे घूर कर देखा। अगर तुम भविष्य में मौत से लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन ऐसा करने से पहले तुम्हें मुझे एक चेतावनी देनी होगी। क्या तुम समझे? हाँ, शिष्य याद रखेगा, जियो यान ने जवाब में जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया, जैसे कि किसी बात से बचने की कोशिश कर रहा हो। याओ चेन ने जियो यान के कानों पर लालिमा देखी जब उसने अपना सिर झुकाया, और वह उसके चेहरे पर लालिमा को याद किए बिना नहीं रह सकी जब वह अभी उसके पास गई थी। उसके मुंह के कोने पर एक शरारती मुस्कान खींच गई। जियो यान, मुझे तुमसे कुछ पूछना है टिल्डा। कृपया आगे बढ़ो, वरिष्ठ याओ। जियो यान ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, लेकिन उसने अभी भी अपना सिर नीचे रखा, इसे उठाने के लिए तैयार नहीं था, जिससे याओ चेन के सुंदर चेहरे पर असंतोष का संकेत आया। अपना सिर उठाओ, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो तुम्हें मेरी तरफ देखना चाहिए। क्या तुम अपने बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? जियो यान बहुत देर तक चुप रहा, उसका शरीर तनावग्रस्त था। आखिरकार उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। हालांकि उसकी नजर याओ चेन की आंखों से मिलने से पूरी तरह बचती थी, लगातार एक तरफ घूम रही थी। जियाओ यान की अजीबोगरीब शक्ल देखकर याओ चेन खुद को रोक नहीं पाए और अंदर ही अंदर हंसने लगी। उसने अपना गला साफ किया और जानबूझकर अपनी आवाज को नरम किया, एक ऐसे लहजे का इस्तेमाल किया जो उसकी हमेशा की दिलकश आवाज से बिल्कुल अलग था। जियाओ यान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मालिक सुंदर है? जियाओ यान चुप रहा, लेकिन उसका पहले से ही लाल हो चुका चेहरा और भी ज्यादा चमकीला हो गया, लाल रंग के करीब। ये देखकर कि जियाओ यान ने जवाब नहीं दिया, याओ चेन ने नाराज होने का नाटक किया और उसे धीरे से डांटा। बोलो। याओ चेन के आग्रह को सुनकर जियाओ यान के चेहरे पर शर्मिंदगी और भी बढ़ गई। उसके लिए बोलना बेहद मुश्किल था। मास्टर, मुझे लगता है कि सीनियर याओ बहुत बहुत। जियाओ यान हकलाया, उसकी आवाज बेहद नर्म हो गई। याओ चेन उसके करीब झुकी और सवाल पूछने लगी। बहुत क्या? बहुत बहुत सुंदर। जियाओ यान ने अपने दाहिने हाथ से अपना आधा चेहरा ढक लिया और आखिरकार यह जवाब देने में कामयाब हो गया। जब याओ चेन ने यह सुना तो वह खुद को खुश महसूस करने से नहीं रोक पाए। ये वाकई अजीब था, जब दूसरे लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे तो उसे यह इतना अच्छा नहीं लगता था। जब दूसरे लोग याओ चेन की खूबसूरती की तारीफ करते थे तो वह बस यही सोचती थी कि यह तो स्वाभाविक बात है, वह इसकी आदी है, उसे कोई और भावना नहीं है। लेकिन अब अपने शर्मीले शिष्य को उसकी तारीफ करते हुए सुनकर उसके दिल में गर्व की एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी। तो ये याद रखना टिल्डा, जब भविष्य में तुम्हें कोई पत्नी मिले तो मेरे मानकों के अनुसार किसी को ढूंढना सुनिश्चित करना। मुझे देखने की आदत हो जाने के बाद मुझे संदेह है कि तुम किसी और में दिलचस्पी रखोगे टिल्डा। याओ चेन ने हल्की हंसी के साथ चिढ़ाया। फिर उसने अपनी खूबसूरत ठुड्डी को हल्के से चुटकी ली और बुदबुदाया, अच्छा, लेकिन मेरे जैसी खूबसूरती पाना वाकई काफी मुश्किल है। तुरंत याओ चेन जियाओ यान के चेहरे के करीब झुकी और खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगर भविष्य में तुम्हें पत्नी नहीं मिलती क्योंकि तुम्हारे मानक बहुत ऊंचे हैं तो मुझे दोष मत देना टिल्डा टिल्डा टिल्डा। मैं अब आराम करना चाहता हूँ। जियाओ यान को लगा कि उसका चेहरा बहुत जल रहा है और आखिरकार वह इसे और सहन नहीं कर सका। वह एक तरफ मुड़ा और बिस्तर पर लेट गया, अपना सिर तकिए के नीचे मजबूती से दबा लिया। मत जाओ टिल्डा, मुझे अभी भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है टिल्डा टिल्डा टिल्डा। याओ चेन ने जिद की, उसकी मधुर आवाज लगातार जियाओ यान के कान में फुसफुसा रही थी। इसने जियाओ यान को निराश और असहाय महसूस करते हुए अपने दिल में उथल पुथल को जबरन दबाने पर मजबूर कर दिया। वह अपने दिल में केवल याओ चेन के लिए प्रार्थना कर सकता था कि वह उसे चिढ़ाना बंद कर दे। आखिरकार जियाओ यान अभी भी अपनी जवानी के बीच में एक छोटा लड़का था टिल्डा। अध्याय 57, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। रूल लिंक के शब्दों के अनुसार 7 दिनों में एक विशेष उड़ानकार बेड़ा उन्हें स्कूल के लिए लेने आएगा। इसलिए जियाओ कबीले के युवा सदस्यों ने इन 7 दिनों के दौरान अपने अंतिम अवकाश के दिन घर पर बिताए। उनमें से जियाओ निंग सबसे जंगली खिलाड़ी था, जो हर दिन निंगचुन टॉवर जाता था। वह हर बार जियाओ यान को अपने साथ जाने के लिए आमंत्रित करता था, लेकिन जियाओ यान अपनी चोटों से उबरने की जरूरत का हवाला देते हुए मना कर देता था, जिससे जियाओ निंग को अकेले जाना पड़ता था। वे सुबह से दोपहर तक खेलते थे, पूरी तरह से अपनी गतिविधियों में तल्लीन रहते थे। 5वें दिन जियाओ यू, जो उनकी बड़ी बहन थी, अब और नहीं देख सकती थी। वह एक चाबुक के साथ निंगचुन टॉवर में घुस गई और थोड़ी देर बाद एक घायल और चोटिल आकृति को बाहर खींच लिया, जिसे मुश्किल से एक व्यक्ति के रूप में पहचाना जा सकता था। वह वस्तु जियाओ कबीले में वापस आ गई और जियाओ निंग को अगले 2 दिन घर पर शांति से बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान जियाओ मेई और जियाओ जुनर अक्सर जियाओ यान के साथ रहते थे। ऐसा लगता था कि वे उसके साथ जितना संभव हो सके उतना समय बिताना चाहते थे। हालांकि जियाओ यान को आश्चर्य हुआ कि इन 7 दिनों के दौरान एक बार भी जियाओ मेई ने जिया नान अकादमी में उसके साथ चलने के लिए विनती या रोना नहीं चाहा। इसके बजाय उसने उसे अपना सबसे खुशनुमा पक्ष दिखाने का प्रयास किया, जिससे जियाओ यान को राहत मिली कि छोटी लड़की आखिरकार बड़ी हो गई है। समय उड़ गया और पलक झपकते ही 7 दिन बीत गए। इसका मतलब था कि आज जियाओ कबीले के युवा सदस्य भूटान शहर छोड़कर जिया नान अकादमी जाने वाले थे। मैं आखिरकार पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। सुबह सुबह जियाओ यान ने अपने बाएं हाथ पर बंधी पट्टियां खोली और धीरे धीरे उसे फैलाया और हिलाया। इसके साथ वह आखिरकार आज निकल सका। उसी क्षण याओ चेन की आकृति हवा में दिखाई दी, जो जियाओ यान को याद दिला रही थी। जियाओ यान, उन बातों को मत भूलना जिन पर हमने पहले चर्चा की थी। हाँ, मैं जल्द ही याफी को ढूंढने जाऊंगा। मुझे लगता है कि उसने पहले ही सामान तैयार कर लिया है। जियाओ यान ने सिर हिलाया और फिर अपने कमरे का दरवाजा खोला। उसने देखा कि जियाओ मेई और जियाओ जुनर दरवाजे पर खड़े थे, जिसने जियाओ यान को थोड़ा चौंका दिया। वह हल्के से हंसा, ओह, तुमने पहले ही सामान पैक कर लिया है, मैं तुम्हें विदा करने ही वाला था। जियाओ यान कमरे से बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने 2 छोटी लड़कियों के नाखुश चेहरों को देखा, कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। वे कल ही बहुत खुश थीं। चचेरी बहन जियाओ मेई ने जियाओ यान की ओर देखा, उसकी आंखें उम्मीद भरी रोशनी से भरी थीं। उसने धीरे से विनती की, क्या तुम सच में हमारे साथ अकादमी नहीं जा रही हो? जियाओ मेई की कोमल आवाज सुनकर जियाओ यान अपने दिल की पीड़ा को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने हाथ बढ़ाया और जियाओ मेई के सिर को धीरे से सहलाया। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे लिए इन शब्दों को रोकना मुश्किल रहा होगा। जियाओ मेई ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। दूसरों का सामना करते समय वह हमेशा की तरह बिगड़ल नहीं दिख रही थी। धीरे से आह भरते हुए जियाओ यान थोड़ा नीचे झुकी, जियाओ मेई के गालों को दोनों हाथों से रगड़ा और मुस्कुराई।
अकादमी जाने के बाद खूब पढ़ाई करो, अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो और एक छात्र के रूप में अपने अनोखे जीवन का आनंद लो। ये ऐसी चीजें हैं जो तुम बड़े होने के बाद फिर से अनुभव नहीं कर पाओगे, भले ही तुम अकादमी में वापस लौट आओ। तुम्हारा दिन मंगलमय हो, ठीक है। जियाओ यान ने जियाओ मेई के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे हल्के से खींचकर बगल की ओर खींचा, जिससे हल्का सा झटका लगा। हर दिन खुशी से जियो, ठीक है। ठीक है। जियाओ मेई की भावनाएं जियाओ यान के शब्दों से थोड़ी बेहतर हुई। उसने मुस्कुराहट के साथ जियाओ यान को जवाब दिया। जियाओ यान ने हंसते हुए जियाओ जुनर की ओर रुख किया। जुनर, मैं। भाई जियाओ यान जो भी करना चाहता है, बस आगे बढ़ो और करो। जियाओ यान के बोलने से पहले जियाओ जुनर ने पहले बात की, जियाओ यान की आंखों में कोमलता के साथ देखते हुए। जुनर तुम्हारा इंतजार करेगी। जियाओ यान ने एक पल के लिए जियाओ जुनर को खाली आंखों से देखा, फिर उसके मुंह पर एक कोमल मुस्कान आ गई। वह सीधा हुआ और हल्के से उनके सिर थपथपाए। ठीक है, ठीक है। जल्दी करो और अपना सामान पैक करो। जल्द ही जा रहे हैं। हाँ, जियाओ मेई और जियाओ जुनर ने एक साथ जवाब दिया, धीरे धीरे अपने कमरों की ओर चलते हुए। तुम्हारे बीच वाकई बहुत रोमांटिक उलझने हैं, तुम छोटे बदमाश। याओ चेन, जिसने जियाओ मेई और जियाओ जुनर को जाते हुए देखा, ने जियाओ यान के मन में ये कहा। हालांकि जियाओ यान बिना कोई जवाब दिए चुप रहा। वह पलटा और आंगन के गेट की ओर चला गया। जैसे ही वह गेट से बाहर निकला, उसने देखा कि जियाओ यू दरवाजे के सहारे झुकी हुई है। क्या तुमने उन दो छोटी लड़कियों को अलविदा कह दिया है? जियाओ यान के बोलने से पहले जियाओ यू ने वे शब्द फुसफुसाए। जियाओ यान ने उदासी के स्पर्श के साथ जवाब दिया। हाँ, ये सोचने पर वे दो छोटी लड़कियां पहले कभी इतने लंबे समय तक मुझसे दूर नहीं रही हैं। जियाओ यान अपने बालों को हिला रहा था, थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था। जहां तक उसे बेचैनी महसूस होने का सवाल है, वह भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सका। क्या यह अच्छी बात नहीं है? इस अवसर के दौरान उन्हें स्वतंत्र होना सीखने का समय आ गया है। जियाओ यू ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। जियाओ जुनैर अभी भी ठीक है। उसका व्यक्तित्व अधिक तर्कसंगत और समझदार है, वह जानती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन जियाओ मेई, वह छोटी लड़की, वास्तव में जियाओ यान की छोटी पूंछ है। वह मूल रूप से जहां भी जाती है, उसका पीछा करती है और शायद ही कभी उसके पास अपने विचार होते हैं। अगर इस बार जियाओ यान से दूर जियानान अकादमी में जाने से जियाओ मेई को इस स्थिति से मुक्त होने में मदद मिल सकती है, तो ये काफी अच्छा होगा। आखिरकार जियाओ मेई का जीवन उसका अपना है और उसे जियाओ यान पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बहन जियाओ यू। जियाओ यान ने जियाओ यू को एक गंभीर भाव से देखा और कहा, अकादमी में मैं सभी की भलाई को तुम्हारे हवाले करता हूँ। जियाओ यान के गंभीर चेहरे को देखकर जियाओ यू एक पल के लिए थोड़ा स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। क्या तुम्हें अब भी मुझे याद दिलाने की जरूरत है? मैं इस समूह की बड़ी बहन हूँ। अगर मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? जियाओ यू ने कहा। उसकी मुस्कान अचानक भयावह हो गई, उसका जैद जैसा हाथ एक पंजा बन गया और वह धमकी भरे अंदाज में हंसी, बेशक मैं भी अपने प्रशिक्षण की उपेक्षा नहीं करूंगी। यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए आराम कर सकते हो क्योंकि तुम जियानान अकादमी में हो। मैं सभी से अपेक्षा करता हूं कि वे मेरे सामान्य मानकों को पूरा करें, नहीं बल्कि उन्हें 3 गुना करें। हालांकि जियाओ यू जियाओ कबीले की युवा पीढ़ी में बड़ी बहन बन गई, लेकिन उनकी पीढ़ी का असली नेता अभी भी जियाओ यान है। जब तक जियाओ यान बोलता है, जियाओ यू के लिए कुछ भी कहने की कोई जगह नहीं है। बेशक जियाओ यू को इस वजह से जियाओ यान से नाराजगी नहीं होगी। आखिरकार न केवल दूसरे बल्कि वह खुद भी जियाओ यान के नेतृत्व को पहचानती है। हालांकि उसे जियाओ यान से नाराजगी नहीं होगी, फिर भी जियाओ यू के प्रतिस्पर्धी दिल में असंतोष की थोड़ी सी भावना है। आमतौर पर वह हमेशा जियाओ यान की बातें सुनती है, लेकिन इस बार आखिरकार यह मेरे हाथों में आ गई। जियाओ यू की शैतानी मुस्कान देखकर जियाओ यान खुद को असहाय महसूस करने से नहीं रोक पाए। वास्तव में कोई कितना भी परिपक्व क्यों न हो जाए, उसका असली स्वभाव बदलना मुश्किल है। वैसे जियाओ यू का व्यक्तित्व इतना शांत कब हो गया? जियाओ यान ने अपनी ठुड्डी को हल्के से चुटकी ली और विचार करते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जियाओ यान को अभी भी याद है कि उसने गलती से उसे पीछे के पहाड़ में नहाते हुए देखा था, जिसके कारण उसे पूरे 1 महीने तक पीछा करना पड़ा, जब तक कि आखिरकार जियाओ जान और प्रथम बुजुर्गों के हस्तक्षेप से उसे रोक नहीं लिया गया। अगर ऐसा अभी होता तो जियाओ यान तुरंत अपना सिर नीचे करके माफी मांग लेता, भागने की हिम्मत भी नहीं करता। आखिरकार वही दोषी था और सजा से बचना जिम्मेदारी से बचने जैसा होगा, जिसे वर्तमान जियाओ यान स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन उस समय जियाओ यान का व्यक्तित्व विद्रोही और अनियंत्रित था। न केवल उसने गलती से जियाओ यू को नहाते हुए देखा, बल्कि उसने कुछ ऐसी टिप्पणियां भी की जो इतनी सज्जनतापूर्ण नहीं थी। अगर ऐसा न होता तो जियाओ यू इतनी नाराज नहीं होती कि उसने पूरे 1 महीने तक उसका पीछा किया। अच्छा, जियाओ यान ने असहाय होकर कंधे उचका दिए और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। ये केवल इतना ही कहा जा सकता है कि हर किसी की युवावस्था में कुछ अज्ञानी और मूर्खतापूर्ण क्षण होते हैं। वे हमेशा 1 या 2 ऐसी चीजें करते हैं जो उनके वर्तमान को उनके पिछले स्व को थप्पड़ मारने के लिए मजबूर करती हैं। लेकिन फिर शायद इन अपूर्ण अनुभवों के कारण ही जियाओ यान एक मांस और खून वाले इंसान की तरह बन गया। जियाओ यान। अचानक जियाओ यू की आवाज ने जियाओ यान को उसकी यादों से बाहर खींच लिया। जियाओ यान ने उलझन में जियाओ यू को देखा, लेकिन फिर अचानक उसकी पुतलियां आश्चर्य में सिकुड़ गईं क्योंकि वह जियाओ यू के गुलाबी और सुंदर चेहरे को देख रहा था, जो अब उससे बस कुछ इंच की दूरी पर था। उसने अपने होठों पर एक अपरिचित सनसनी भी महसूस की। उस पल जियाओ यान का दिमाग क्रैश हो गया। उनके होंठ 5 या 6 सेकंड तक संपर्क में रहे, इससे पहले कि जियाओ यू ने धीरे धीरे उन्हें अलग किया। फिर एक लाल चेहरे के साथ उसने एक गंभीर और दृढ़ भाव के साथ जियाओ यान को देखा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम छोटे विकृत हो। इन शब्दों को पीछे छोड़ते हुए जियो यू ने मुड़कर जल्दी से चला गया। जियो यान को आंगन के प्रवेश द्वार पर अकेला खड़ा छोड़ दिया, जो लंबे समय तक अपने होश में वापस नहीं आ सका। अध्याय 58 विदाई। जियाओ यू के जाने के बाद जियाओ यान को धीरे धीरे होश में आने में कुछ समय लगा और पहले का दृश्य उसके दिमाग में बार बार घूमता रहा। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? जैसे ही जियाओ यान ने अपने अस्तित्व पर सवाल उठाना शुरू किया, रिंग से याओ चेन की चंचल आवाज सुनाई दी। हाँ टिल्ड टिल्ड टिल्ड, मुझे हमेशा से लगता था कि जियाओ यू के मन में तुम्हारे लिए भावनाएं थी, और अब ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल भी गलत नहीं था। टिल्ड याओ चेन ने जानबूझकर सिर हिलाया। मैं लोगों को पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ। हालांकि याओ चेन के शब्द अचानक से जम गए और अनजाने में उसके दिल में उदासी की भावना घर कर गई और उसने एक कड़वी हंसी निकाली। नहीं, शायद मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। रुको। याओ चेन की चिढ़ाने वाली बातें सुनकर जियाओ यान आखिरकार अपनी उलझन से बाहर आया। उसे एहसास हुआ कि वह भूल गया था कि कोई सुन सकता है।
उसने चौंक कर कहा, क्या जियाओ यू सिर्फ मुझे चिढ़ा रहा था? सही, जाहिर है। उस पल की अचानकता ने जियाओ यान को इस पर यकीन नहीं करने दिया। जियाओ यान के शब्दों को सुनकर याओ चेन भी अपनी उदासी से बाहर आया और बेपरवाही से खुद से बुदबुदाया। जाने से पहले उसने साफ कहा कि यह कोई मजाक नहीं था। अब बहाने मत बनाओ। नहीं, लेकिन क्यों? मैं यानेर, तुम अकेले दरवाजे पर क्यों चिल्ला रहे हो? अचानक एक आवाज आई और जियाओ जान धीरे धीरे अपने बेटे को उलझन में देखते हुए उसके पास आया। पिता, जियाओ जान को देखते ही जियाओ यान का चेहरा घबरा गया और उसने बेचैनी से कहा, जियाओ यू बस। उसने आधे शब्दों में ही दम तोड़ दिया और कुछ और कहने में असमर्थ था। वह अपने बूढ़े पिता को यह नहीं बता सकता था कि उसे उसके अपने चचेरे भाई ने जबरदस्ती चूमा था, है ना? जियाओ यान को वहां अचंभित खड़ा देखकर जियाओ जान की उलझन और भी बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जियाओ यान को लगभग 10 सालों में इतनी परेशान अवस्था में नहीं देखा था। पिछली बार तब देखा था जब जियाओ यान ने गलती से जियाओ यू को नहाते हुए देखा था और उसे पहाड़ों पर दौड़ाया गया था। उफ टिल्ड 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 उफ टिल्ड टिल्ड टिल्ड। जबकि जियाओ जान हैरान था, जियाओ यान ने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और फिर हमेशा की तरह अपने पिता की ओर मुस्कुराया। पिताजी, सुप्रभात। जियाओ यान की सामान्य लेकिन कुछ हद तक मजबूर मुस्कान को देखते हुए जियाओ जान ने एक भान उठाए। वास्तव में क्या हुआ? हालांकि जियाओ जान बहुत जिज्ञासु था, लेकिन उसे विश्वास था कि उसका बेटा किसी भी परेशानी को अपने आप संभाल सकता है, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं पूछा और लापरवाही से विषय बदल दिया। युवा पीढ़ी आज जियानान अकादमी के लिए रवाना हो रही है। मैं उन्हें विदा करूंगा। जियाओ जान ने धीरे से आह भरी। परिवार आप युवाओं के बिना बहुत शांत हो जाएगा। पिताजी, आह भरने की कोई जरूरत नहीं है। हर कोई जल्दी या बाद में परिवार को छोड़ देगा और इसके अलावा हर कोई नए साल के दौरान वापस आता है। इस वजह से अकेला महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। जियाओ यान ने धीरे से सांत्वना दी और जियाओ जान का चेहरा कम निराश हो गया, हल्के से मुस्कुराया। तुम सही हो, हम हर साल एक दूसरे को देख सकते हैं। फिर जियाओ जान ने पूछा, क्या तुम भी आज जा रहे हो? क्या तुम्हारा हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया है? NO12BigJan.com। कृपया निश्चिंत रहें, पिताजी। यानेर कभी भी अपने जीवन के बारे में मजाक नहीं करेगा। जियाओ यान ने यह संकेत देने के लिए अपना बायां हाथ हिलाया कि सब ठीक है। सभी को विदा करने के बाद मैं अपना सामान पैक करूंगा और चला जाऊंगा। मम्मा, जियाओ जान ने सिर हिलाया, धीरे से कहा, युवा लोगों को बाहरी दुनिया का अधिक पता लगाना चाहिए, लेकिन आपको सतर्क रहना चाहिए और कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। हाँ, यानेर याद रखेगा। कुछ समय बीतने के बाद जियाओ कबीले के सभी युवा सदस्यों ने पैकिंग पूरी कर ली थी और नामांकन प्रांगण में जाने के लिए तैयार थे। मूल रूप से जियो जान ने परिवार के बुजुर्गों की ओर से युवा पीढ़ी को व्यक्तिगत रूप से विदा करने का इरादा किया था, क्योंकि परिवार का व्यवसाय रुक नहीं सकता था। हालांकि उनके जाने से ठीक पहले परिवार के बुजुर्गों ने एक एक करके जियो जान से संपर्क किया और उनके साथ चलने का अनुरोध किया। बुजुर्गों का सामना करते हुए, जो खुद भी उनके जैसे माता पिता थे, जियो जान मना नहीं कर सका और अंततः उनके अनुरोध पर सहमत हो गया। अपने बच्चों को साल में केवल एक बार देखना। खैर, व्यवसाय एक दिन के लिए छुट्टी ले सकता है और इसलिए जियो कबीले के युवा सदस्य अपना सामान लेकर हंसी और बातचीत के साथ नामांकन प्रांगण की ओर चल पड़े। उनके पीछे जियो कबीले के बुजुर्गों का एक समूह था जो एक भव्य जुलूस बना रहा था। अगर किसी को पता नहीं था तो उन्हें लगेगा कि जियो कबीला किसी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। नामांकन स्थल पर रोलिंग उड़ती हुई गाड़ियों के सामने खड़ी थी, छात्रों को चढ़ने की व्यवस्था कर रही थी। अचानक उसने जमीन पर हल्का कंपन महसूस किया और अपनी नजर उस दिशा में घुमाई, केवल जियो कबीले की भारी भीड़ को देखने के लिए। उसके चेहरे पर तुरंत काली रेखाएं उभर आईं। वाह, वे वाकई अपने बच्चों को विदा करने के लिए पूरा परिवार लेकर आए हैं। वैसे क्या जियानान अकादमी के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि एक ही परिवार के इतने सारे लोगों को एक साथ भर्ती कराया गया हो? रोलिंग को यकीन नहीं था, लेकिन कम से कम ये पहली बार था जब उसने ऐसा देखा था। जियाओ कबीले के बुजुर्गों से विदाई के बाद जियाओ कबीले के युवा सदस्य एक एक करके रोलिंग द्वारा व्यवस्थित गाड़ियों में सवार हुए। चचेरे भाई, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं पहले तुम्हारे लिए अकादमी में सभी मजेदार जगहों का पता लगाऊंगा और जब तुम पहुंचोगे तो मैं तुम्हें एक शानदार समय बिताने के लिए ले जाऊंगा। टिल्ड। जियाओ निंग ने जियाओ यान के कंधे को थपथपाया और उसे ये शब्द कहकर विदा किया और गाड़ी में सवार हो गई, जिससे जियाओ यान असहाय दिख रहा था। चचेरे भाई, तुम मुझे मौज मस्ती करने के लिए ले जाने में कितने दृढ़ हो। चचेरे भाई जियाओ यान, अलविदा। जियाओ मेई को पता था कि उसका मूड अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराए और जियाओ यान को अलविदा कहा, जिसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। टिल्ड 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 अकादमी में अपने जीवन का आनंद लें। जियाओ मेई के गाड़ी में चढ़ने के बाद जियाओ जुनर भी मुस्कुराया और अलविदा कहने के लिए जियाओ यान के पास गया। हालांकि उस मुस्कान ने जियाओ यान के पूरे शरीर को बेचैन कर दिया। यह एक भ्रम होना चाहिए। जियाओ यान ने अपना सिर हल्के से हिलाया और जियाओ जुनर की ओर मुस्कुराया। जुनेर, एक साल में मिलते हैं। हाँ, एक साल में मिलते हैं। जियाओ जुनेर ने धीरे से सिर हिलाया, फिर अचानक पूछा, वैसे भाई जियाओ यान, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जैसे ही जियाओ जुनेर ने बोलना समाप्त किया, जियाओ यान के दिमाग में तुरंत खतरे की घंटी बज उठी। उसके भीतर एक अवर्णनीय भय की भावना उमड़ पड़ी। खतरा, एक बड़ा खतरा। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह क्या था। जियाओ जुनेर के अगले शब्द निश्चित रूप से बहुत खतरनाक होंगे। जियाओ यान का आंतरिक विश्वास इतना मजबूत था, लेकिन जियाओ जुनेर की गहरी आभा से भरी मुस्कान को देखकर उसके पास भागने की हिम्मत नहीं थी। वह केवल खुद को मजबूत कर सकता था और पूछ सकता था, यह क्या है? यहाँ आने के रास्ते में जियाओ यू थोड़ा अजीब लग रहा था और ऐसा लगता है कि आपने भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। जियाओ जुनेर के शब्दों में हत्या के इरादे का संकेत था, जिससे जियाओ यान के चेहरे पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। वह आगे कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने जियाओ जुनेर के कंधे को पकड़ा, उसे घुमाया और उसे गाड़ी में धकेल दिया। वह ओम, जो भी हो, अगली बार जब हम मिलेंगे तो इस बारे में बात करेंगे। अकादमी में कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना याद रखना। माया का भी ख्याल रखना। लेकिन जियाओ जुनेर के पास विरोध करने का मौका नहीं था और जियाओ यान ने उसे गाड़ी में धकेल दिया। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, राहत महसूस करते हुए जैसे कि वह अभी किसी आपदा से बच गया हो। उसी समय उस लापरवाह साथी याओ चेन की मजाकिया हंसी उसके दिमाग में गूंज उठी। ये कैसी स्थिति है? जियाओ यान ने कड़वाहट से मुस्कुराया और अचानक उसका दिल डूब गया, क्योंकि उसने जियाओ यू को लंबे कदमों से अपनी ओर आते हुए देखा। अचानक जियाओ यान को सुबह का दृश्य याद आ गया। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसके शब्द उन्मत्त हो गए। जियो यू, सुबह की वह बात सिर्फ तुम ही होनी चाहिए थी।
मजाक करने के शब्द बाहर आने से पहले ही जियो यू ने उसे टोक दिया। मैंने पहले ही कह दिया था, मैं मजाक नहीं कर रहा था। जियो यू ने जियो यान को गौर से देखा और गंभीरता से कहा, मेरा मतलब यही था। ऐसा कहने के बाद जियो यू उसके पास से गुजरी, कार का दरवाजा खोला और बगल से जियो यान को देखा। उसकी आंखों में बेबाक कोमलता थी। 1 साल बाद मिलते हैं, जियो यान। जियो यू ने अपना आखिरी वाक्य पूरा करने के बाद उसने धीरे से कार का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे जियो यान कार के बाहर अकेली खड़ी रह गई, पूरी तरह से हैरान महसूस कर रही थी। अध्याय 59, अजेय। 1 साल, इसके बारे में मत भूलना। जियाओ यू ने चलकर स्तब्ध जियाओ यान को एक अनुस्मारक दिया और फिर सवारी में बैठ गया। उड़ने वाला बेड़ा आगे बढ़ने लगा और जियाओ यान की नजर में दूर दूर तक उड़ता रहा, जब तक कि वह बिना किसी निशान के गायब नहीं हो गया। अरे, अब समय आ गया है कि इससे बाहर निकलो, वह पहले ही जा चुकी है। याओ चेन ने जियाओ यान के दिमाग में व्यंग्य किया और जियाओ यान आखिरकार अपने होश में आया। उसके आधे चेहरे पर सिरदर्द था। जियाओ यान का वर्तमान मूड वास्तव में जटिल था, बहुत जटिल। समस्या को हल करने की बात तो दूर, जियाओ यान को अभी तक ये भी पता नहीं चला था कि समस्या क्या थी। यानेर, चलो वापस चलते हैं। इस समय जियाओ जान ने बात की और जियाओ यान का अभिवादन किया। जियाओ यान ने अस्थायी रूप से इस मामले को एक तरफ रख दिया और जियाओ जान को देखा। पिताजी, मैं नीलामी घर जा रहा हूँ। ये कहने के बाद जियाओ यान मिटर नीलामी घर की दिशा में चला गया। याफी से पहले से ऑर्डर की गई औषधीय सामग्री लेने की तैयारी कर रहा था। अभी 2 दिन पहले जब जियाओ यान घर पर आराम कर रहा था, याओ चेन ने उसे बताया कि उसकी डूक्यूई ने पहले से ही कीमिया की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। इसलिए उसने विशेष रूप से जियाओ यान से कुछ बुनियादी औषधीय सामग्री तैयार करने के लिए कहा ताकि जियाओ यान अपनी यात्रा के दौरान कीमिया के अध्ययन के लिए तैयार हो सके। जब वह मिटर नीलामी घर में पहुंचा तो पहरेदारों ने जियाओ यान को देखा और उसके बोलने का इंतजार किए बिना अपनी हथेलियां दबा दी, फिर मुड़कर नीलामी घर में प्रवेश किया। जियाओ यान चुपचाप दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में याफी नीलामी घर से बाहर आए, अपनी आकर्षक जेड बांह पकड़े हुए और जियाओ यान को देखकर मुस्कुराए। छोटे भाई जियाओ यान, बहन लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसके साथ याफी की खूबसूरत आंखों ने जियाओ यान की बाईं बांह को देखा और चिंता से पूछा, क्या तुम ठीक हो गए हो? मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ बहन। याफी की चिंता के लिए धन्यवाद। NO12BIN.C. जियाओ यान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। याफी ने अपने जेड कंधे को हल्के से हिलाया और फिर उसे कुछ दिया जो उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था। यह एक स्टोरेज रिंग और एक गोल्ड कॉइन कार्ड था। भाई जियाओ यान ने कुछ दिन पहले मुझे जो औषधीय सामग्री तैयार करने के लिए सौंपी थी, वे सभी स्टोरेज रिंग में संग्रहित हैं। नतीजतन गोल्ड कॉइन कार्ड में बहुत अधिक पैसे नहीं बचे हैं। याफी ने अपनी आंखों में लाचारी के भाव के साथ ऐसा कहा। जियाओ यान को केवल कुछ निम्न स्तरीय औषधीय सामग्री की आवश्यकता थी और याफी को ऐसी चीजों के लिए परिवार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। वह उन्हें सीधे जियाओ यान को मुफ्त में दे सकती थी और वह खुद ऐसा करने को तैयार थी। हालांकि याफी तैयार थी, इसका मतलब यह नहीं था कि जियाओ यान इसे स्वीकार करेगी। याफी अच्छी तरह से जानती थी कि जियाओ यान के चरित्र के अनुसार उसके उपकारों को मुफ्त में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगी, इसलिए उसे जियाओ यान के नियमों का पालन करना पड़ा। हालांकि फिर भी याफी ने इन औषधीय सामग्रियों की लागत को कार्ड से जितना संभव हो सके साफ कर दिया, जिससे जियाओ यान के लिए पैसे बच गए। बेशक याफी ने ये बातें स्पष्ट रूप से नहीं कही, अन्यथा जियाओ यान इसे स्वीकार नहीं करता। कुछ मामलों में जियाओ यान की कठोरता ने वास्तव में लोगों को अवाक कर दिया। बहन याफी, बहुत बहुत धन्यवाद। जियाओ यान ने स्टोरेज रिंग और सोने के सिक्के का कार्ड लिया और गंभीरता से याफी को धन्यवाद दिया। याफी ने हल्के से अपना सिर झुकाया और पूछा, क्या तुम आज निकलने की योजना बना रही हो? हाँ, जियाओ यान ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं घर जाकर तुरंत आवश्यक सामान लेने निकल जाऊंगी। क्या ऐसा है? हालांकि याफी को जियाओ यान की औषधीय सामग्री की तैयारी के बारे में पहले ही पता चल चुका था, लेकिन जब उसने फिर से इसकी पुष्टि की तो वह थोड़ा उदास महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन हाँ, याफी ने धीरे से मुस्कुराया। जियाओ यान के व्यक्तित्व के साथ वह निश्चित रूप से इस छोटे से बुतान शहर में रहने के लिए तैयार नहीं होगा। जैसे ही उसने जियाओ यान को देखा, जिसका युवा चेहरा फीका पड़ने लगा था, याफी को न केवल पहली बार उनकी मुलाकात याद आई। याफी की समझ में तथाकथित प्रतिभाशाली लोग अक्सर घमंडी व्यक्ति होते हैं और चाहे वे कितने भी विनम्र क्यों न हो, इस पहलू को मिटाया नहीं जा सकता। आखिरकार जंगल का कानून इस दुनिया में गहराई से समाया हुआ था। बलवान को गर्व होना चाहिए और कमजोर को विनम्र होना चाहिए। लेकिन जियाओ यान एक अपवाद था। उस समय उसकी प्रतिभा लगभग सभी को तुच्छ समझने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी वह सभी के साथ विनम्रता से पेश आता था, एक ऐसा गुण जो कमजोर लोगों में भी नहीं होता। शत्रुतापूर्ण जियाली और एओबा परिवारों का सामना करने पर भी उसने उनके साथ सम्मान से पेश आने की पूरी कोशिश की। अगर कोई और होता तो याफी को उन पर पाखंडी होने का संदेह हो सकता था, लेकिन जियाओ यान यह असंभव था। वह वास्तव में अपनी ईमानदारी पर विश्वास करता था, अपनी ईमानदारी का अभ्यास करता था और कभी भी थोड़ी सी भी ढिलाई नहीं बरतता था। यहाँ तक कि उनके नेतृत्व में उनका अपना परिवार भी आम लोगों से कहीं ज्यादा ईमानदार हो गया और उनकी एकजुटता मीतीर परिवार से भी बढ़कर हो गई। दूसरों के प्रति आत्मा अनुशासन और दयालुता जियाओ यान के आचरण की एक सुसंगत शैली थी। पूरे महाद्वीप पर एक और व्यक्ति को खोजना जो ईमानदारी के ऐसे स्तर पर पहुंच गया हो, बेहद मुश्किल होगा। याफी को इस बात पर अटूट विश्वास था कि भले ही एक दिन जियाओ यान की हैसियत महाद्वीप के सभी लोगों से आगे निकल जाए, लेकिन उसकी विनम्रता में जरा भी बदलाव नहीं आएगा। जब याफी विचारों में खोई हुई थी, जियाओ यान ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ हिलाकर विदा ली। बहन याफी, मैं अब जा रहा हूँ। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। इतना कहने के बाद जियाओ यान जाने के लिए मुड़ा। हालांकि अगले ही सेकंड में एक सुगंधित हवा बही और एक नर्म शरीर अचानक जियाओ यान की पीठ से दब गया। 2 नर्म टीले उसके कंधे से दब गए, जिससे वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर एक गर्म सांस उसके कान में पहुंची, साथ ही एक झुनझुनी आवाज भी। मुझे उम्मीद है कि तुम हिम्मत रखोगी और बिना किसी चिंता के आगे बड़े कदम उठाओगी। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम वास्तव में क्या कर रही हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम इसे हासिल कर सकती हो, चाहे आगे कितनी भी कठिन बाधाएं क्यों न हो। जिस क्षण जियो यान स्तब्ध रह गया, कोमल शरीर पहले ही दूर जा चुका था। जियो यान ने अपना सिर एक अचंभे में घुमाया और याफी की ईमानदार मुस्कान देखी, एक ऐसा आकर्षण जो उसने उसके सामने कभी प्रकट नहीं किया था। लगभग 10 सेकंड बीतने के बाद जियो यान को धीरे धीरे होश आया और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने याफी को गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, मैं इसके लिए अंत तक प्रयास करूंगा।
ये शब्द कहने के बाद जियो यान की आंखों में अनिच्छा का कोई निशान नहीं था, क्योंकि वह धीरे धीरे जियो कबीले की दिशा में चल पड़ा। याफी नीलामी घर के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, जियो यान की गायब हो रही आकृति को उदासी से देख रही थी। घर लौटने के बाद जियाओ यान अपने कमरे में गया और जाने के लिए मुड़ने से पहले तैयार की गई जरूरी चीजें उठाईं। लेकिन जैसे ही उसने कमरे से बाहर कदम रखा, जियाओ यान अचानक पीछे मुड़ा और उस कमरे को देखा जिसमें वह 10 साल से ज्यादा समय से रह रहा था। उसके दिल में अनिच्छा की एक झलक उभरी। छोटी यानजी अब भावुक हो रही है। जियाओ यान की भावनाओं को महसूस करते हुए याओ चेन ने इस तरह से बात की। जियाओ यान एक पल के लिए चुप हो गया और फिर धीरे से बोला, भावुक न होना असंभव है। जियाओ यान ने कहा, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। लेकिन मैं इस दिन के लिए तैयार था। बोलने के बाद जियाओ यान ने निर्णायक रूप से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और गंभीरता से घोषणा की, और अब समय आ गया है। खो जाने की जरूरत नहीं है, रुकने की जरूरत नहीं है। इस समय मेरे लिए धर्म के मार्ग पर चलने का समय आ गया है। जियाओ यान ने यह घोषणा की। वह अपने धर्म के मार्ग पर चलना चाहता था और इस दुनिया में जंगल के कानून को तोड़ना चाहता था। चाहे वह कोई भी हो, कोई भी उसे किसी भी कारण से नहीं रोक सकता था, यहां तक कि वह खुद भी नहीं। जियाओ यान। अध्याय 60। नालन यानरान की महत्वाकांक्षा। यूनलैंड धुंधले बादल संप्रदाय जियामा साम्राज्य में निर्विवाद और शीर्ष रैंक वाला प्रमुख संप्रदाय। संप्रदाय एक ऊंची चोटी पर स्थित था, जिसका शिखर बादलों और धुंध से घिरा हुआ था, इसलिए इसका नाम यूनलैंड धुंधले बादल संप्रदाय पड़ा। जिस चोटी पर यूनलैंड धुंधले बादल संप्रदाय रहता था, एल्डर जी ये ने नालन यानरान को देखते हुए चिंता और असहायता का भाव धारण किया, जिसका शरीर लगातार कांप रहा था, जबकि वह अपने शारीरिक प्रशिक्षण को जारी रखते हुए अपने दांत पीस रही थी। हे भगवान, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? जी ये ने चिंतित भाव से नालन यानरान को देखा, जो पसीने से लथपथ थी और अंदर ही अंदर विलाप करने से खुद को नहीं रोक पाई। कुछ समय पहले उसने एक नोट छोड़ा और बिना किसी पूर्व सूचना के अकेले ही जियो कबीले में चली गई, जिससे जी ये डर के मारे कई दिनों तक सो नहीं पाए। ये यूनलैंड धुंधले बादल संप्रदाय की युवा मालकिन है, एक प्रतिभाशाली लड़की जिसे संप्रदाय के गुरु ने व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। अगर उसके साथ उसके एकल अभियान के दौरान कुछ हो जाता तो गेये का अपना जीवन भी पर्याप्त नहीं होता, भले ही उसके पास 10 लोग ही क्यों न हो। सौभाग्य से वह घटना बिना किसी दुर्घटना के गुजर गई। कुछ दिनों के बाद नालन यानरान सुरक्षित रूप से यूनलैंड धुंधले बादल संप्रदाय में लौट आया और उस रात गेये को आखिरकार एक शांतिपूर्ण नींद मिली। हालांकि गेये ने एक दिन ही आराम किया था कि अगले दिन कुछ और भी भयानक हुआ। ऐसा लग रहा था कि युवा मालकिन पागल हो गई है। उसने डूक्यूई की साधना पर खर्च किए जाने वाले समय को कम कर दिया है और इसके बजाय शारीरिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया है। बेशक अगर यही एकमात्र बदलाव होता तो ये ठीक होता। आखिरकार हालांकि शारीरिक प्रशिक्षण से डूक्यूई की साधना के समान परिणाम नहीं मिलते, लेकिन यह एक स्थिर आधार प्रदान करता है और इसे साधना के लिए एक अच्छा विकल्प माना जा सकता है। लेकिन एक शर्त है, इसे लापरवाही से नहीं किया जाना चाहिए। तीसरे दिन नालन यानरान ने यूनलैंड धुंधले बादल संप्रदाय के कीमिया हॉल से कम ग्रेड रिकवरी गोलियों का ढेर प्राप्त किया और तब से वह लगातार गोलियों का सेवन करते हुए प्रशिक्षण लेती रही। यह उच्च तीव्रता वाला शारीरिक प्रशिक्षण हर दिन जारी रहा, औसतन लगभग 8 घंटे, जबकि खाने, सोने और आराम करने में बिताया गया समय केवल 4 घंटे था। युवा मालकिन आप अब लगभग 10 घंटे से अपने शरीर को बिना रुके प्रशिक्षित कर रही हैं। क्या आपको थोड़ा आराम नहीं करना चाहिए? ये कांप उठे क्योंकि उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। घबराहट के कारण उनका झुर्रीदार चेहरा और भी अधिक सिकुड़ गया और उनकी धुंधली आंखें चिंता और भय से भर गईं। मुझे साधना से कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में यूनलैंड धुंधले बादल संप्रदाय के एक बुजुर्ग के रूप में मैं युवा मालकिन को अपने प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हुए देखकर प्रसन्न हूं। लेकिन साधना को समझदारी से किया जाना चाहिए, लापरवाही से नहीं। क्या उसका शरीर वास्तव में इतना गहन प्रशिक्षण सहन कर सकता है? एक महान डू मास्टर होने के बावजूद उसे इसे देखकर ही घबराहट महसूस हुई। भले ही आप रिकवरी की गोलियां खाते रहें, आप इस तरह से प्रशिक्षण नहीं ले सकते। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? अगर आपको कुछ हो गया तो अनुपस्थित संप्रदाय मास्टर की बात तो छोड़िए, भले ही दूसरे बुजुर्गों को पता चल जाए, मुझे कम से कम 8 तरह से पीटा जाएगा। एक पूरी लाश भी नहीं बचेगी। ये वास्तव में व्यथित था। उसने स्वेच्छा से उसका संरक्षक बनने के लिए कहा था, क्योंकि वह नलन यानरान की युवा मालकिन के रूप में स्थिति से आकर्षित था। अब वह चाहता था कि वह अपने पिछले स्व को थप्पड़ मार सके और उसे उड़ा दे। क्या आप एक बुजुर्ग होने से संतुष्ट नहीं हो सकते? आपको इस तरह की मुसीबत को क्यों आमंत्रित करना है? जैसे ही ये अपने दिल में अपने पिछले स्व को लगातार धिक्कार रहा था, नालन यानरान अचानक जमीन से उछल पड़ी। उसकी मांसपेशियों में दर्द महसूस हुआ और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी। हिस्टिल्ड ये साधना वास्तव में ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति सहन कर सके। जियाओ कबीले में रहने के दौरान, हालांकि जियाओ जूनियर ने उन कुछ दिनों के दौरान प्रशिक्षण नहीं लिया था, नालन यानरान ने जियाओ मेई और अन्य लोगों से उनकी सामान्य प्रशिक्षण तीव्रता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। उस समय उसने सुनने के माध्यम से उनके प्रशिक्षण की केवल सही समझ हासिल की और उसे नहीं लगा कि उनकी साधना को सहन करना विशेष रूप से कठिन था। उसका अभिमान प्रज्वलित हुआ, जिसने उसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दिया। अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो मैं यह मानने से इनकार करती हूं कि मैं, नालन यानरान, ऐसा नहीं कर सकती। NO12BigJan.com। वापस लौटने पर नालन यानरान ने तुरंत अपने लिए एक उच्च तीव्रता वाली शारीरिक प्रशिक्षण योजना तैयार की और बिना किसी हिचकिचाहट के अगले ही दिन इसे क्रियान्वित किया। हालांकि उसके निष्पादन के परिणामों ने नालन यानरान को अत्यधिक आतंकित कर दिया। ये साधना नहीं थी, ये केवल उसके जीवन को जोखिम में डालना था। नालन यानरान को एक समय पर यह भी संदेह हुआ कि जियाओ मेई और अन्य लोगों ने उसे डराने के लिए जानबूझकर साधना की भयावहता को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। लेकिन जब नालन यानरान को आने वाले युग समारोह के दौरान जियाओ यान और जियाओ निंग के बीच की लड़ाई याद आई, जो स्पष्ट रूप से एक सितारा डूजे युद्ध अभ्यासी द्वितीय स्तर की ताकत को पार कर गई थी, तो उसने तुरंत अपना मन बना लिया। हाँ, ये सही है। यदि साधना का ये स्तर न होता तो वे अपने स्तर से परे इतनी जबरदस्त शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते थे? यदि मुझे कुछ चाहिए तो मैं स्वयं उसके लिए प्रयास करूंगी। यही नालन यानरान का दृढ़ विश्वास है। तो क्या हुआ यदि यह मेरी जान जोखिम में डालने जैसा है? यदि आप सभी यह कर सकते हैं तो मैं, नालन यानरान, भी यह कर सकती हूँ। दूसरों से आगे निकलने की इच्छा ने नालन यानरान को अब कोई झिझक महसूस नहीं होने दी। अगले दिन वह कीमिया हॉल से बड़ी मात्रा में रिकवरी गोलियां लेकर आई।
हाँ, मेरे पास साधना के लिए उतना समय नहीं हो सकता जितना आपके पास है, और मेरे लिए आपके प्रशिक्षण के स्तर को पकड़ना असंभव है। मैं ये स्वीकार करती हूँ, लेकिन मत भूलना, मैं यूनलैंड धुंधले बादल संप्रदाय की युवा मालकिन हूँ। मैं निम्न श्रेणी की रिकवरी गोलियों में से जितनी जरूरत होगी उतनी खाऊंगी। मैं यह मानने से इनकार करती हूँ कि मैं आप सभी के बराबर नहीं हो सकती। ये लगभग एक सप्ताह से चल रहा है। हालांकि नालन यानरान गोलियों पर निर्भर रहकर जियाओ कबीले के जूनियर्स की प्रशिक्षण तीव्रता को बमुश्किल बनाए रखने में कामयाब रही, फिर भी उसकी भौहें कसी हुई थीं और उसकी आंखों में गहरा असंतोष दिखाई दे रहा था। अभी भी पर्याप्त नहीं। जियाओ यान और जियाओ निंग के मैच को याद करते हुए नालन यानरान अपनी मुट्ठी बंद करने से खुद को रोक नहीं पाए। अभी भी नहीं, पर्याप्त, मैं उनकी तुलना भी नहीं कर सकती। नालन यानरान ने अपने हाथ में खाली गोली की बोतल को देखा और झुंझलाहट में मुंह बनाया। तस्क, मेरी गोलियां खत्म हो गई हैं। फिर उसने अपनी नजर ये पर घुमाई। एल्डगे, आप आज वापस जा सकते हैं और आराम कर सकते हैं। आपको यहाँ मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। युवा मालकिन। नालन यानरान के शब्दों को सुनकर ये खुद को रोक नहीं पाए और आंसू बहने लगे। ओह, मेरी युवा मालकिन, आप आखिरकार वापस जाकर आराम करने के लिए तैयार हैं। पिछले कुछ दिनों से जब भी बोतल खाली होती थी, ये कीमिया हॉल से नई गोलियां निकालता था और वह नालन यानरान के लिए भोजन भी तैयार करता था। इसलिए जब नालन यानरान ने उसे वापस जाकर आराम करने के लिए कहा, तो इसका मतलब था कि वह दिन के लिए अपना प्रशिक्षण समाप्त कर रही थी। मन में उस आदतन विचार के साथ ये ने स्वाभाविक रूप से आज भी यही मान लिया। युवा मालकिन, कृपया अच्छी तरह से आराम करें। मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। ये ने ऐसा कहा, फिर जाने के लिए मुड़ा। आराम करो। किसने कहा कि मैं आराम करने जा रहा हूँ? पीछे से आए शब्दों ने गेये को वहीं जमने पर मजबूर कर दिया, जैसे ही उसका पैर जमीन को छूने वाला था। वह अवाक होकर वापस मुड़ा। नालन यानरान को हैरानी से घूर रहा था। लेकिन क्या तुमने नहीं कहा कि गोली की बोतल खाली थी? आह, तुम्हारा मतलब यही था। नालन यानरान ने अपने हाथ में खाली गोली की बोतल को बेपरवाही से लहराया। वह चीज बस मुझे प्रशिक्षण के अनुकूल होने में मदद कर रही थी। मैंने हर समय इस पर निर्भर रहने की योजना नहीं बनाई थी। पिछले कुछ दिनों में मेरे शरीर को इसकी आदत नहीं पड़ी है। अब से मैं अपनी गोलियों की खपत कम करने की कोशिश करूंगा। मैं आज 1 और घंटे के लिए प्रशिक्षण लेने जा रहा हूँ। तुम वापस जा सकते हो। हर समय मेरे साथ जागते रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। नालन यानरान के शब्दों को सुनकर जीएस की भौहें बेतहाशा फड़कने लगीं। हे भगवान, अगर गहन प्रशिक्षण के माध्यम से अपने जीवन को जोखिम में डालना पर्याप्त नहीं था, तो अब तुम कह रहे हो कि तुम अब गोलियों पर भी निर्भर नहीं रहोगे। और हमने शुरू किए हुए 10 घंटे पहले ही हो चुके हैं। 11वां घंटा शुरू होने वाला है और तुम 1 और घंटे के लिए प्रशिक्षण लेना चाहते हो। तुम सच में स्वर्ग को चुनौती देने की योजना बना रहे हो। और तुम जानते हो कि मेरे लिए तुम्हारे साथ जागते रहना अच्छा नहीं है। भले ही मैं बुरा आदमी हूँ, तुम इस तरह जागते रहने का कोई तरीका नहीं खोज पाओगे, भले ही तुम अभी भी जवान हो। शोर शराबा बहुत हो गया। नालन यानरान ने नाखुशी से कहा, मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में बहुत चिंतित हो और मैं इसकी सराहना करता हूँ। लेकिन जब तक यह मेरा अपना मामला है, मैं खुद ही इसका फैसला करूंगा। अगले कुछ दिनों के लिए भोजन दरवाजे पर ही छोड़ दो। तुम्हें मुझ पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद नालन यानरान ने गेये को दरवाजे से बाहर धकेल दिया और उसे बंद कर दिया, जिससे गेये लकड़ी के मुर्गे की तरह दरवाजे पर खड़ा रह गया। तभी दरवाजा खुला और नालन यानरान की आंखें दरार में दिखाई दी, जिससे गेये को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। लेकिन इससे पहले कि गेये कुछ कह पाता, नालन यानरान की उदासीन आवाज सुनाई दी। भोजन की मात्रा दोगुनी कर दो। पिछले 2 दिनों से यह पर्याप्त रहा है। इसे स्वादिष्ट बनाओ और व्यंजनों में अधिक मांस डालो। ये कहते हुए नालन यानरान ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही गेये दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ, उसके दिमाग में एक ही विचार था। ये खत्म हो गया है, मुझे पहले से ही एक विदाई पत्र लिखना चाहिए।